अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेबाबासी। हलीमा, यू लुक स्टनिंग, यू लुक वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नहीं, मॉन्टिएरो का मॉन्टिएरो। और ये जो मेरा ही समझे आप, मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर ही हूँ, तो मेरा ही समझे आप एक तरह से। नहीं, वो मेरी अपनी साथी है। स्कार्फ भी मेरा साथी। चलो शुक्र है तुम्हारा। और कांटे, वो भी मेरे अपने साथी है। कांटे कहते हैं, कह सकते हैं, हाँ उर्दू में। अच्छा, मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जी हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए कि बसंत का त्यौहार जो है वो बहुत सालों के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में दोबारा से आया है। इसको पहले इलीगल करार दे दिया गया था। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि जो है डोर का ग्लास केमिकल यूज़ करके जिस डोर का इस्तेमाल किया जाता था ताकि आपकी पतंग ना कटे, उसकी वजह से पतंग तो नहीं कटती थी लेकिन लोगों की गर्दनें कटना शुरू हो गई थी। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ के बाद हमने ये सोचा कि इस त्यौहार को ही इलीगल करार दे दिया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब जो है एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुसलमान, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ उसी डोर का इस्तेमाल करें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ऑथराइज्ड QR कोड जिसके ऊपर लगा हुआ है, सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें हम, ताकि ये त्यौहार जो है सिर्फ इस साल के लिए ना हो, हमेशा ये कायम दायम रहे। मुझे याद है बचपन में आपको भी यकीनन आपकी मदर जो है वो ये बात कहती होंगी कि हमारे ज़माने में बड़ा ये त्यौहार मनाया जाता था और बड़ा अच्छा होता था। इसको सिर्फ इस वजह से बैन कर दिया गया था क्योंकि लोगों ने गलत केमिकल वाली डोर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो हुमायूं, आप जो है वो क्या इस बारे में कहेंगे? आपको पतंग उड़ानी आती है? आपने कभी उड़ाई है अपने होश में? नहीं आती? मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती। मुझे अम्मा ने कभी छत पे नहीं जाने दिया व्हेन कम्स टू वो, क्योंकि डर लगता था डोर वगैरह का। लेकिन जब हम बड़े हुए तो पाबंदी भी लग आपको गई ये ना? बात मैं ज़रा बता दूं कि इस बार जो पसंद है वो लाहौर में से मनाई जा रही है। फेस्टिवल सिर्फ लाहौर में है और पाकिस्तानी किसी इलाके में जो है वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं की जा रही। और आपके सरप्राइज़ के लिए ये है कि इस्लामाबाद से नहीं, कराची से नहीं, मुल्तान से नहीं, पर पूरी दुनिया से लोग जो है पसंद के लिए आ रहे हैं। आई नो अ फ्रेंड जो इटली से आ रहा है सिर्फ पसंद लाहौर में मनाने के लिए, और बहुत रश होगा लाहौर में। मुझे लगता है कि इट विल बी अ ह्यूज। और वो मैं अज़मा बुखारी का देख भी रहा था इंटरव्यू, कहते कि हमें नहीं पता था लाहौर इतने तरसे हुए बसंत के लिए कि इतनी गहमा गहमी लाहौर में। अगर लाहौर का चक्कर आप लगाएं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कहते लग रहा है ईद नहीं, ईद से ज़्यादा बड़ा कोई त्यौहार है। इतनी रश है, इतनी रश है। उसकी रीज़न ये है कि ईद तो हम हर साल मनाते हैं लेकिन वाकई ही ये त्यौहार जो डोरे जो है वो खत्म हो चुकी हैं, पतंगे भी खत्म हो गई हैं। लेकिन अच्छी बात है, उन लोगों का बिजनेस जो है वो दोबारा से स्टेब्लिश हो सकता है, बहाल हो सकता है, जिन्होंने बहुत सालों इस बिजनेस को फिर ख़त्म कर दिया गया और उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिए, तो उनका ये बिजनेस जो है वो बहाल हो सकता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़रूर इस त्यौहार को मनाएं क्योंकि ये त्यौहार पूरी दुनिया में सिवाय लाहौर के और कहीं नहीं मनाया जाता। तो इस त्यौहार को ज़रूर मनाएं, लेकिन इसको इस तरह मनाएं कि ये हमेशा कायम रहे। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग इंशाअल्लाह बहुत उससे जैसे हलीमा ने कहा, कोई अल्लाह ना करे कैजुअलिटीज़ हों, कुछ भी ऐसा ना हो, ताकि खाली इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी इसी तरह जोशो खरोश से मनाया जाए। हलीमा, आज का जो मौजू है वो ये है कि अगर आपको कोई छोड़ दे, खुदा न खास्ता कोई छोड़ दे, दोस्त छोड़ दे मंसूर तो चलो ऑप्शन नहीं उसके पास, चलो कोई भी अगर आपको छोड़ दे तो वो क्या मिस करेगा? मतलब अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें आपको कोई आप मिस करेगा? मतलब उसके अंदर ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं रहेगी जो आपके साथ थी। तो व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से अगर वो मुझे छोड़ना चाहेगा तो इसका मतलब है वो मिस करने के लिए भी तैयार होगा उस चीज़ को जो भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि यार ये इसकी तो याद आएगी ना, ऐसी चीज़ की तो उसको याद आएगी? What do you think? कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम्हारे में ऐसी क्या चीज़ है जो किसी को बाद में याद आएगी? मुश्किल सवाल है ना, मजे का सवाल है, मजे का भी है, मुश्किल भी है। बताओ क्या चीज़ है? मैं अपने आप को वैसे कोई इतना वो नहीं समझती कि मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जिसके जाने के बाद नहीं, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि इसको ये चीज़ की याद आएगी मेरी, मतलब ये चीज़ है मेरे अंदर। हर चीज़ की, मेरे खुश मिजाज होने की, मेरे स्माइल करने की, मेरे अच्छा मैं एक पॉइंट बताऊँ तो आइडिया हो जाएगा। मैं एक पॉइंट बताऊँ, जैसे अगर मैं किसी की ज़िंदगी से जाता हूँ तो मुझे लगता है कि उसे
बिला वजह हंसने की जो है ना वो याद आएगी। नहीं बिला वजह तो नहीं हंसते, वजह की वजह से हंसते। हाँ मतलब मैं हंसाता रहता हूँ, तो उसको वो जो फन पार्ट है ना वो मिस करेगा। अच्छा आई थिंक कि मेरा ख्याल रखने की, मैं बहुत केयरिंग नेचर की हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखती हूँ। मैं लोगों को बेहतर फील कराने के लिए, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है, मैं उनके पास बैठना, उनका हाथ थामना, उनको गले लगाना, मैं फ़िज़िकल अफेक्शन पे बिलीव रखती हूँ, इसलिए मैं इस तरह की बहुत सारी हरकतें करती हूँ। मुझे अगर पता लग जाए कोई मेरे से नाराज़ है तो मैं तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसको गले लगाया हुआ नहीं छोड़ती जब तक वो कह नहीं देता कि मैं मान गया हूँ, ठीक है मेरी जान छड़ दो। मुझे तुम्हारा साइकी पता, बताओ तुम नाराज क्या करती हो? तो हंसी आएगी तुम्हें, मुझे पता तुम नाराज में क्या करती हो, पता क्या करती हो? मैं मेरी नाराजगी मैं बताऊंगी, मैं बताता हूँ ये करती है। अगर ये नाराज हो जाए ये मनाती रहती है और अब जब मान जाते हैं ये फिर नाराज जाती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे गलत और अगर काफी देर तक ना मानो तो नाराज हो जाती है। जाहिर है मैं घुटनों पे बैठी हुई, नीचे बैठी हुई आपके कदमों के अंदर और आप मान ही नहीं रहे हो, तो फिर तो मैंने अब उसके बाद आप क्या करें? आप यही कहते हो ना कि मुझे बता दो कि मैं क्या करूं कि आप मान जाए, और जब आप मान ही नहीं रहे हो किसी तरह तो फिर ठीक है टुकड़े में जाओ। मैं तो मुझे लगता है कि मेरी स्माइल, मेरी आदत, मेरी केयरिंग नेचर या मेरा लोगों का दिल बहलाती मैं भी हूँ, लेकिन मैं शायद हंसा के नहीं, मैं अपनी मिजरी बता के कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, और लेकिन मैं बताती हूँ उसको एक फ़नी वे में ही हूँ, तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं उस बात पे। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है वो मिस की जाएंगी। अच्छा। जी आपको क्या लगता है? आप मेरे बारे में यार, उसने आपको छोड़ दिया तो आप क्या मिस करेंगे? आई थिंक दे विल मिस द अ लॉयल फ्रेंड, एक वफादार दोस्त को मिस करेंगे। जैसे आपने कहा मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं लोगों के खाने पीने का ख्याल रखता हूँ, उन्हें क्या खाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है। तुम्हें पता है बहुत सारे दोस्तों के साथ ये करता हूँ। मैं इससे ज़्यादा केयरिंग हूँ। इस बात का सबूत ये है कि ये और लोगों की केयर तो करता होगा, लेकिन मैंने हमेशा इसकी केयर की है, मैं तो हमेशा। पुत्र तू रुक जा, तन्नू दसनी। अच्छा एक ये है, और मेरे अंदर एक और चीज़ है कि मुझे लगता है मैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लोगों का ख्याल रखता हूँ, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन प्यार देता हूँ, ठीक है? तो वो उन्हें मिस ज़रूर करते हो कि वो जो अटेंशन उन्हें मिल रही है, बहुत अटेंशन देता हूँ, बहुत ज़्यादा अटेंशन देता हूँ। सो वो जो टेंशन है ना, लोगों को आदत हो जाती है उस टेंशन की, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मुझे पता है कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम चले जाते हो ना तो हमें कोई टेंशन नहीं दे रहा होता, क्योंकि हाँ टेंशन नहीं, टेंशन भी देता हूँ, लेकिन अटेंशन जो यानी कि तवज्जो, मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। और मेरा ये मसला है कि मैं अगर प्यार करूँ तो बहुत तवज्जो दूंगा, जब मैं नाराज़ हूँ तो मैं आप मुझे नज़र भी नहीं आएंगे कि आप खड़े हुए भी हैं कि नहीं खड़े हुए, ठीक है? तो ये अच्छी बात नहीं है। आई डिसएग्री विद इट। मुझे लगता है कि जब आप अच्छा चले, हो सकता है आप कह रहे हैं तो सही हो, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि जब आप इग्नोर करें तो नजर ना आए। हाँ। अच्छा दूसरा मुझे लगता है मेरे बारे में जो मेरे जाने के बाद लोग मिस करेंगे वो शायद मेरी आवाज़ बहुत मुनफरिद है, मेरी आवाज़ बहुत लाउड है। ये तो है बस अब मियां मिट्ठू हो रहा है कि मेरी आवाज़ मिस करेंगे, ऐसी बात है, मेरी आवाज़ में है ऐसी बात। प्लेबैक सिंगर आप मेरे से गवा ले, आप अरिजीत सिंह हो क्या? आप मेरे से गवा ले। कह दिया कि मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा तो लोगों ने पटना डाला हुआ कि अब ये नहीं करेगा तो अब हम क्या करेंगे? मेरी भी आवाज़ बहुत अच्छी है लीमा, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। अरिजीत सिंह वो तो चलो बहुत अच्छी है ना, मेरी बस बहुत अच्छी है। वो तो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी है। सो मुझे लगता है मेरी आवाज़ जो है वो लोग मिस करेंगे। मुझे जो मैंने सुनी है बातें, मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम घर नहीं होते तुम्हारी आवाज़ मिस करते हैं, ठीक है? तो अक्सर घर में गुनगुना घर वाले ऐसी ही बातें करते हैं। जब एक ही एक मुंडा हो ना उनका, तो घर वाले उनको सीरियसली लेना होता। हाँ, अल्लाह, ये तुमने पहले नहीं बताया। क्योंकि हमारा भी एक ही एक मुंडा है हमारे घर में, तो हम उसके साथ ऐसी बातें करते हैं। उसका उठना बैठना, उसके हाथ पैर, हम कहते हैं इससे ज्यादा खूबसूरत तो है ही नहीं दुनिया में कोई इंसान। तो उसे घर की हद तक ही होता है। एक जगह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी बात करेंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सॉरी मैं भूल गया था, मैं शुरू में सलाम करना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिन्होंने लाहौर का प्लान बनाया है, कहीं ना कहीं हम टक्कर सकते हैं रश में इंशाल्लाह ताला। मेरा भी पूरा इरादा है, जिस तरह का मेरा मूड चल रहा है ना,
मुझे लगता नहीं कि मैं लाहौर जा सकूँगा, लेकिन बस चलने कोशिश करें, अल्लाह करे मुझे भी ले चल। मैं भी कोई दोस्त सुकून की घड़ियाँ देख लूँ। बट हम सबसे पहले अपनी प्यारी सी ज़ैनब को लाजवाब कहेंगे। हेलो 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 ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप दोनों का, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, तारीफ कर लो, जल्दी से कर लो। आपका कोट हलीमा बहुत अच्छा लग रहा है और आपका भी कोट अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आपने मुझे देखा ही नहीं था। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आप भी अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया, आप देख लिया। मैं आज भी सोच रही थी ब्लैक पहन लूं, लेकिन मैंने कहा पिछले 2 हफ्ते से ब्लैक ही चल रहा है, ब्लैक की सीरीज आई हुई है। आपने ठेले से उठाया ये, वही जो अम्मी ने कहा कि अम्मी दे देंगे नहीं, पैसे? ये वो ठेला नहीं, ये तो रेडीमेड कपड़े, ये स्टिच्ड है। रेडीमेड stitched है। ज़ैनब, मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम किसी को छोड़ जाओगी? चले छोड़ जाऊंगी। बिल्कुल जी, आ अच्छा। जाए। अगर आपको कोई छोड़ दे, आपका हाँ। दोस्त भी हो सकता नहीं, है, आप लोग बताएं ना। फुटेज नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। ठीक है, खानदान वाला भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। अगर वो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ही छोड़ दे तो क्या ऐसी क्या चीज़ तो miss आप लोग बताएं ना कि मैं, आप लोग मेरा क्या मिस करेंगे, मैं कैसे बताऊंगी? That would have been nicer. ये आप लोग को बताना चाहिए, मैं अपना कैसे बताऊं? मैंने सोच भी लिया था, पता है तुम लोगों के बारे में कि चलो क्या एक एक बता दो, तुम ज़ैनब को, तो मैं बताऊंगा फिर ज़ैनब को। मैं ज़ैनब को बताऊं कुकिंग। कितनी आसान चीज बताई है ना। नहीं, ये आसान है। जैसे कि मैं हर निवाला जब आप खाएंगे किसी के और के हाथ का, तो आपको एक शख्सियत याद आएगी कि भाई वो इतना अच्छा खाना बनाती थी, आपकी मर्जी का, आप फरमाइश करते थे तो बनाती थी, किस तरह से आपका ख्याल रखती थी, आपकी ख्वाहिशों का। यू हैव टेकन इट ऑल, आई कांट टेल एनीथिंग। ज़ैनब, अच्छा ज़ैनब अगर जाएगी कहो कि मैंने बहुत अच्छा बताया ज़ैनब, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अच्छा, मैं बहुत मुझे अच्छा, लगता है बहुत quick बताया। अगर घर वालों में होगा ना, घर वाले इसको कोई छोड़ के जाएंगे, तो आई थिंक ज़ैनब जो बेलॉस किसी को देती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ज़ैनब एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखती है, मैंने देखा है। वो मिस करेंगे कि यार वो तो कुछ मांगती भी नहीं थी, चली गई है ना। हाँ। देख लो, हलीमा का बताता हूँ। हलीमा का मुझे लगता है कि क्या चीज़ जो कुछ जाएंगे मिस करेगी, आई थिंक द प्योरिटी। हलीमा इज़ वेरी प्योर, कम से कम मेरे साथ बहुत ज़्यादा है कि बड़ी साफ गो है। कम से कम मेरे जो साथ। बाकियों के साथ तो जालसाज सी है ये, लेकिन जो दिल से है वो सामने है। बहुत कम लड़कियां मैंने ऐसे देखी हैं जो बाद में जाके कहें हाय जहर लगता है मुझे ये क्यों, और फिर बाद में उसके यार तुम कितने अच्छे लग रहे हो। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोस, शी विल टेल यू इफ शी डजंट लाइक यू, शी लाइक्स यू और शी डजंट लाइक यू। अच्छा, मैं जहर लग रहे हो वाली बात है, मैं कल ही किसी बंदे को मैंने कहा कि तुम जहर लग रहे हो, कल मिलो ना जरा मुझसे, तो मैं तुम्हें बताऊं भाई चट्टी बनाओ जरा। हाँ, ये बता तो, देती हैं, मुंह पे बोल देती हैं, तो इनकी एक चीज ये अच्छी है, दूसरा अच्छा मैंने कुछ सीखा, दूसरा अच्छा, ये चलो। कि ये बहुत पावरफुल है, इनकी वाइब्स बहुत पावरफुल है। मैंने हमेशा बहुत नोट किया, और इनकी वाइब्स से दूसरे में चेंज आता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपकी वाइब्स दूसरे को एकदम चेंज करती है। That Halima has to tell कि not at the time of Najm, it started when we came because we bonded like this and we are alike. Maybe बता दो, कह दो, कर दो नजम की थोड़ी सी बुराई, नजम के कर टाइम दो, पे खुदा का वास्ता थोड़ी सी उसकी बुराई। नजम के टाइम पे भी मैं ऐसी ही थी, इसी वजह से इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही। सॉरी नहीं, नजम इज नाउ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट उसकी जो बीवी है, नजम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नाउ यू सेड नाउ चलो दोबारा से मैंने उसके साथ पीस कर लिया, पीस ऑफ माइंड कर लिया मैंने, लेकिन उसकी जो बीवी है शी इज, मुझे लगता है कि मुझे वो अब ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे महक, आई लाइक महक ज्यादा मुझे महक अच्छी लगती है। अच्छा, वेरी गुड। हलीमा व्हाट अबाउट यू, मेरे बारे में दोनों बताओ, मैं मुझसे ही पूछता हूं। मैंने जो है अच्छा हुमायूं, पहले आप बताओ हुमायूं के बारे में, हो सकता है फिर मेरे दिमाग में कोई और भी चीज़ हो ना, ऐसा ना हो कॉमन। अच्छा, इनकी एक चीज़ ये होती है, किसी भी माहौल में हो या किसी भी सर्कल में बैठे हुए होंगे ना, गैदरिंग में बैठे होंगे, मस्खरा ना बनाना मुझे। नहीं, मैं मस्खरा नहीं, ये उस जगह को, अगर उस जगह में जान नहीं है तो ये उस जगह को जान डाल देते हैं, चाहे क्योंकि वो वाइब वो वाली ले आते हैं कि अच्छा ओके, ये अब यहाँ पे लो हो रही है चीज़, तो चलो इसको जो है ना अप करने के लिए या मूड ठीक करने के लिए, मस्खरा मैं बिल्कुल नहीं बना रही, उसको ये सेट कर देते हैं। इनमें ये चीज़ है, आपने मेरे बारे में बता दी है, मूड चेंजर है, मूड चेंजर। वैसे आई एम वन ऑफ दोस आल्सो, अगर मैं सैड हूं तो आई विल मेक श्योर एवरीबॉडी सैड। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, कर लेता हूं। अच्छा, ये जो हुमायूं में चीज़ है, एक तो हुमायूं इज अ पीपल पर्सन,
ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा है कि वो पीपल्स पर्सन होते हैं। और जो दूसरी चीज़ मैंने बहुत दफ़ा नोटिस की है वो ये है कि वो बात वही है एक तरह से जो ज़ैनब ने कही, लेकिन उसका दूसरा रुख ये है कि जिस तरह की गैदरिंग में होगा ना हुमायूं, वो उसी तरह का बन जाएगा। बिल्कुल। अगर वो पाकिस्तान की क्रीम ऑफ द क्रीम के साथ बैठा हुआ है तो वो उनकी तरह बिहेव करेगा, पहचान भी नहीं सकेंगे और आप पहचान भी ये ऐसा मतलब इसको वैसे तो इसके लिए हाँ बहरूपिया लफ्ज़ है, लेकिन वो एक नेगेटिव कॉन्टेशन में आ जाता है। मैं एक पॉजिटिव उसके हवाले से बात कर रही हूँ कि कभी भी आपको किसी इंसान को शायद इसके साथ बैठ के ये ना लगे कि हम इससे कमतर हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आपको बैठ के उनकी बात करने के अंदाज से लगने लग जाता है कि मैं शायद इनसे बात ना कर पाऊँ, या मैं फ़िट नहीं हूँ इनके साथ बैठने के लिए, या अब ये बंदा मुझसे इतनी आउट ऑफ लीग हो गया कि मैं इससे क्या ही बात करूँ। लेकिन हुमायूं के साथ मैंने हुमायूं को फ़कीरों के साथ बैठते हुए देखा है, मैंने इसको गार्ड्स के साथ बैठ के खाना खाते हुए देखा है, मैंने इसको पाकिस्तान की क्रीम के साथ बैठ के खाना खाते हुए देखा है। और आप जिस भी जगह पे ये बैठा हुआ हो तो ऐसे लगता है कि ये यहीं से बिलोंग करता बस है। कर तो ये मुझे लगता है ना, है ना? बिल्कुल 100% बिल्कुल। अच्छा, आप क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट हेड रहे हैं तो मैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग हसनैन हियर, तो मैं हसनैन के बारे में बताऊंगा। हसनैन साहब जो है उनके क्या बारे मिस करेंगे? हाँ, नहीं, इनके बारे में बताना है ना, बता चुका हूँ, बता चुके मेरे बारे में बता दिया। अच्छा सॉरी। अच्छा, मिस्टर हसनैन के बारे में आपको ये बताऊं कि मुझे जल्दी बताऊं कि फिर हमने इम्तियाज़ के बता रहे हैं। हसनैन साहब के बारे में ये बात है कि द वे ही टॉक्स टू मी, मेरा ख्याल है मैं वो बहुत मिस करूँ, क्योंकि वो मुझे जलील करके जिस तरह बात करते ना, मुझे बहुत कम लोग इस तरह जलील करके बात करते, और वो मुझे रगड़ डुगड़ के चले जाएंगे और हंसते भी रहेंगे। और आपको पता, और लिटरली उनकी बेइज्जती पता नहीं फील ही नहीं होती, या तो आदत हो गई है या फील नहीं होती। अच्छा, मैं बताऊं, बाकी मैं भी शायद अगर वो ना हो या किसी कहीं हम ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे वो ना हो, तो मैं भी ये मिस करूँगी कि वो जिस तरह उनका समझाने का अंदाज होता है ना, वो शुरू करते हैं तो डांट से शुरू करते हैं, इतनी डांट करते हैं आप यूं हो जाते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते जब वो आते हैं ना, अच्छा जाओ ठीक है समझ आ गई है तुम्हें, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते प्यार में आ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और फिर वो उसी बात लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा और वो उसी बात को कहते हैं अच्छा थोड़ा सा कर लो, वो जब कोई चीज कर रहे कहते हैं अच्छा बस इतना कर लो, अब इससे ज्यादा ना करना। ज़ैनब यू टेल अबाउट, तुमने तो बता दिया, तुम बताओ हसनैन भाई के बारे में, यही डांट के बारे में। अच्छा, उनसे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ सबसे पहले, मुझे पता नहीं, हमेशा ज़ैनब ने कहा कि मेरे भाई जैसी है उनकी। हाँ, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई से भी डरती हूँ, उनकी आदतें बहुत मिलती हैं मेरे भाई से, तो हमेशा मुझे वो ना मौजूद हों तो अपने भाई की जो है ना वाइब आती है। और अगर मैं इसलिए अभी आपसे पूछ रही थी कि हसनैन भाई है मैं पीछे, क्योंकि कॉन्शियस टाइम निकल जाएगा तो हम इम्तियाज़ के बारे में बता दें। जैसे मैं इम्तियाज़ के बारे में चीज़ मिस करूँगा, चला जाएगा। इम्तियाज़ जैसा प्रोड्यूसर इतना कोऑपरेटिव मैंने नहीं देखा, वो बहुत कोऑपरेटिव है, आप उससे जो कह ले भाई जी भाई, और जिस तरह का फ़ोन वो उठाता है आपको लग रहा होता है कि लिटरली आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इसकी मुझे चीज़ होती है, ही इज़ द मोस्ट कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर, मैंने जितना टाइम काम किया है मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, मैं इम्तियाज़ के बारे में मुझे जो लगता है वो ये है कि आप उसको एक काम कह के बेफिक्र हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप कोई काम कहते हैं और फिर आपको फिक्र लाहक हो जाती है कि काम होगा नहीं होगा, वक्त पे होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। आपने अगर उसको एक काम कह दिया कि ये काम हो जाना चाहिए, तो उसके बाद आपके दिमाग से वो काम बेशक निकल भी जाए, वो काम करता है। और वही कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव है। ज़ैनब, आपने क्या? मैं इम्तियाज़ के बारे में ये कहूँगी कि जो उसकी बातें हैं वो मुझे जिस तरह से वो बात मैं हमेशा से कहती हूँ, जिस तरह वो बात डिलीवर करता है, मैं घर जाके भी उसकी नकलें उतार रही होती हूँ, तो मुझे हमेशा वो ये चीज़ बड़ी याद आती है, तो मैं बहुत याद करूँगी, बहुत मिस करूँगी। ज़ैनब, क्या बना रहे हो आज? आज हाँ, इम्तियाज़ की बात हो रही थी तो इम्तियाज़ से ही रिलेट करती है ये चीज़। इम्तियाज़ बना रही हो? नहीं, इम्तियाज़ नहीं बना रही। इम्तियाज़ की अम्मी ने साग भेजा है सिंध से, सरसों का, तो आज हम जो है सरसों का साग बनाएंगे। उसको हम तड़का वगैरह लगाएंगे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, एक साथ कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो स्किन है। ये जो मौसम अभी आने वाला है इसमें बहुत सारे लोगों की स्किन सबसे ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि ट्रांजिशन आ रही होती है। स्किन भी इन चीज़ों को अडेप्ट कर रही होती है। सर्दियों से जब हम गर्मियों की तरफ जाते हैं या गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाते हैं, वो जो बीच का टाइम होता है उसमें लोगों को नहीं पता होता आपने किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना है। एक्नी प्रोन स्किन है, ड्राई स्किन है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स उस बीच के टाइम में यूज़ करें। और इस दफ़ा और भी ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आ जाएगी ईद। तो ईद पे जो है वो हर किसी का दिल करता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, उसकी स्किन जो है वो शाइन कर रही हो और एक ग्लास स्किन जो है वो बनी हुई हो। तो उसके लिए आपने क्या क्या करना है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आपने कितने दिन पहले करा लेने। ऐसा ना हो कि अगले दिन ईद हो और उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है वो आप क्लिनिक्स में बैठे हुए हो। एक टाइम चाहिए होता है आपकी स्किन को उस प्रोसीजर के साथ अलाइन होने के लिए जो आपने कराना है। लेकिन आपने ऐसे काम कराने कि आपकी शक्ल वही रहे, ऐसा ना हो कि आप पहचाने ना जाए। आपने कुछ डेंटिंग पेंटिंग ऐसी छुरी छुराइयाँ नहीं करानी। जैसे कल मैं देख रहा था, आई हैव सीन एक इंटरव्यू देख रहा था, वो रिमी सेन का था, बहुत पसंद थी मुझे बचपन में, उनकी कुछ मूवीज़ थी बड़ी अच्छी रहती थी। खुदाई कसम मैंने पहचान नहीं सका। मैंने कहा ये कौन है, और फिर नीचे उनकी तस्वीर लगी। अच्छा, अच्छा ये देखो कुछ लोग तो होते हैं ना जो नेचुरली इतने खूबसूरत होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़े बड़े प्यार से बनाया हुआ होता है। आज जो हमारी दोनों गेस्ट हैं वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आई डोंट थिंक कि उनको किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये 100% पता है कि जब भी कोई उनके पास आता होगा वो उनसे ज़रूर पूछता होगा कि डॉक्टर साहब आप कौन सा प्रोसीजर कराती हैं, पहले वो बताएं, हम वो सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर हिना नईम, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और उनके साथ डॉक्टर अरूज हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं। तो आज एक बात ही समझ आ रही कि दोनों पीछे आगे पीछे क्यों बैठी हैं, मतलब साथ भी बैठ सकती थी, लाइन बना के क्यों बैठी हैं? क्या आपस में बनती नहीं है क्या? नहीं, बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी बातें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों बहनें हैं बहुत अच्छी, और दोनों बहनें जो है वो एक दूसरे के से मिलती हैं कि नहीं मिलती है, डिसाइड करेंगे। आप यहाँ बैठिए और आप यहाँ बैठिए, लड़ना नहीं आप लोगों ने। मुझे लग रहा है आप लोग दूर दूर बैठे थे, क्या लड़ाई शुरू नहीं? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि बहनें हर वक्त लड़ती ही रहती हैं, बहनों में बड़ा प्यार भी होता है, बड़ी दोस्ती भी होती है। आप लोगों की ज़्यादा दोस्ती है। अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप हम अंदाजा लगाए बड़ा कौन है छोटा कौन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बताता हूँ, 10 साल बड़ी हूँ। यार बताने देती, मुझे मैंने बताना था। मैं कह रही थी आप बड़ी लग रही है, आप खुश हो जाती। ये तरीके होते हैं हमारे कुछ, वो आपने सारे ले लिए। लेकिन आप माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं 10 इयर्स गैप नहीं लगता आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पहले तो हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है, चले अच्छी बात है कि आप दोनों बहनें तो एक दूसरे के बारे में बता दें, वेरी रेलेवेंट कि आप जो है वो आपने एक दूसरे के बारे में बताना है कि ये अगर आपकी ज़िंदगी में ना हो सकता है पैसेज ऑफ टाइम के लिए ना हो, मुझसे बाहर चली जाए, राब्ता ना हो सके समथिंग, तो क्या चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा मिस करेंगे? पहले आपने बताना है इनके बारे में, फिर आपने बताना उनके बारे में। अगर ये ना हो तो क्या मिस करती हैं आप इनके बारे में? क्या मिस करती हूँ? एक तो ये है कि लाइक शी इज़ माई राइट हैंड, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, मैं जब तो पानी पीने में मसला हो जाएगा आपको। प्रोसीजर्स करने में मसला हो जाएगा। यस डेफिनेटली। लाइक जब मैं क्लिनिक में ना हूँ तो लाइक वो होती है फिर देखने के लिए। ओह गुड वन। अच्छा ठीक है। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, देन एस्थेटिक फिजिशियन, और ये एस्थेटिक फिजिशियन है। तो लाइक जो इन्वेजिव है आई हैव टू डू दैट, बोटॉक्स फिलर्स हो गए, थ्रेड्स हो गए, जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं वो मैं करती हूँ, और पीछे फिर से लेजर्स हो गए, PRPs हैं, मीजोज हैं, वो भी करती हैं। ठीक है। आप क्या मिस करेंगी अपनी बहन में? गॉसिप्स। अच्छा, सारी गॉसिप यहाँ से आती है, टी सारी यहाँ से आती है। हाँ। मैं अभी एक शादी पे था तो मैं अपनी कज़न से कह रहा, मैं कह रहा एक से जल्दी से बात सुना, कहती नहीं बहुत सख्त टी आई हुई है, बहुत से टी आई हुई है। क्या आई हुई है? कहती टी आई हुई है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो एक पूरा ग्रोव बना हुआ था, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा पता नहीं कौन सी टी शर्ट पीने वाली टी आ रही। कहती है पता है क्या, वो जो टाइम नहीं टाइम, और पूरी गॉसिप हुई और सारी हुई। मैंने कहा अच्छा इसको टी कहते, मेरे किसी और के पास है। सो यानी कि दिस टी इज़ मशहूर। आप लोग टी एक दूसरे को देते हैं, खानदान की टी देती हैं या सारे जितने भी इस्लामाबाद के एस्थेटिक फिजिशियन उनके बारे में देती है? कहते हैं पता है उसका ये हो रहा है। बस वो फैमिली की भी चल रही होती है, फ्रेंड्स की भी, और वो एस्थेटिक फिजिशियंस की सब कुछ सारे इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, कौन किसको बुला रहा है, कौन सा ब्लॉगर किसके पास चला गया है। बिल्कुल ऐसा है, वो तो बहुत आजकल वो तो है ना, वो तो बहुत ट्रेंड है आजकल। वो तो ट्रेंड है। अच्छा, जहाँ तक हम स्किन के हवाले से बात करें, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी रमज़ान
की आमद है और उसके बाद ईद है, बहुत सारी ख़वातीन जो है वो ये चाहती हैं कि हम प्रोसीजर्स करा लें ताकि रमज़ान में या ईद पे हमारी स्किन जो है वो अच्छी लगे। इससे पहले आप सवाल का खत्म हो, मुझे पूछे मुझे अरूज कौन सी और डॉक्टर अरूज आप है और आप है डॉक्टर अरूज और आप है एस्थेटिक फिजिशियन और आप है डॉक्टर हिना और आप हैं डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन। इनको क्यों नहीं करने दिया आपने डर्मा? मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। इस बात को तो आजकल द थिंग इज दैट कि नहीं शॉर्टकट्स ना, तो ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा हमारा डोमेन है उसको ऐसे क्यों कहा ये वो लोग हैं, मतलब इस तरह नहीं देखिए मैं नहीं नहीं होता नहीं, वो ये होता है कि आपको पता है कि ये चीज़ ठीक है, अगर डॉक्टर है MBBS है वो एस्थेटिक्स कर रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, हम उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। बट डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं। आई एम सीइंग गायनेकोलॉजिस्ट इनटू दिस, रेडियोलॉजिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि बन गई ना, हाइप बन गई, हाइप बहुत ज़्यादा। चले डॉक्टर वो फिर भी ठीक है, कोई कराना चाहता है तो मैंने कहा क्यों ना हम भी कर ले। मैं तो डेंटिस्ट को भी देखा, डेंटिस्ट तो चले बिल्कुल BDS किया हुआ है, मतलब हेड एंड नेक पढ़ा हुआ है, एनाटॉमी पढ़ी हुई है यहाँ, यस DPT, फार्मासिस्ट, नर्सेस है ना। एक डॉक्टर है ना, ये चीज़ देखिए बड़ी सुनने वाली है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में भी जाते हो और आपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में सब कुछ रख दिया है तो पीपल विल गेट कंफ्यूज। आपको अपनी स्पेशलिटी रखना जरूरी है। आप डिफरेंस कैसे है? हलीमा प्लीज सवाल पूछ रही थी, हमने उनको बीच में रोका, प्लीज हलीमा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, मैंने जो पूछा था वो ये था कि कितने दिन पहले आपने प्रोसीजर करा लेना है ताकि जब वो डे आए जिस पे आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो आपकी स्किन उस प्रोसीजर के साथ अलाइंड। देखिए सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में थोड़ा सा मैं सबको गर्ल्स बॉयज़ लेडीज़ जेंट्स सबको ये है कि थोड़ा सा अपने वाटर का इंटेक बहुत करना है, क्योंकि सर्दी के रोज़े हैं अभी, तो इसमें वो पहले तो गर्मी के रोज़े होते हैं ना, हम फिर पानी बहुत पी रहे होते हैं, तो इसमें हो सकता है कि हम थोड़ा वो लैक करें कि हम पानी ना पिएं, तो पानी का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है। दूसरा पकौड़े एंड जो डीप फ्राइड जो चीज़ें हैं, समोसे पकौड़े, वो तो डेफिनेटली थोड़े अवॉइड करने हैं। अगर वो आप अवॉइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो टीनेज गर्ल्स हैं, ख़वातीन हैं, एक्नी प्रोन, एक्नी जो मेन है, एक्नी आएगी, और फिर जब वो एक्नी के साथ लैंड करेंगे दिल कम टू मी कि अब नाउ यू ट्रीट इट, वो फिर एक महीने में हम ट्रीट उस एक्नी को नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आप देखिए, आप जो खा रहे होते हैं व्हाटएवर यू ईट, वो आपकी स्किन पे उसकी जो है विजिबिलिटी आ रही होती है, तो बड़ा नीट खाएं। रमज़ान में फ्रूट्स का इंटेक बहुत रखें, आजकल किनो माल्टे बहुत अच्छे आए हुए हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, इनके जूसेस आप पिएँ, कैरेट्स है, चुकंदर है, बीटरूट है, इसका लाइक मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि एक कैरेट, एक चुकंदर, एक आपका ग्रेप फ्रूट, एक एप्पल और एक ऑरेंज, इसका एक्सट्रैक्ट निकालें, जूस लें, साथ थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके डालें। आप को पूरे दिन में और कुछ नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। डिटॉक्सिफाई करेगा, स्किन को ग्लो करेगा। बीटरूट, कैरेट, एप्पल, ऑरेंज और इसको लेमन। नहीं, एक और फ्रूट था, एप्पल डालें आप, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ग्रेप, ऑरेंज, क्या था? ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट आता है वो, नहीं वो अपना डालें ना आप, उसकी जगह ऑरेंज या माल्टा डाल दें, जो आजकल के मज़े के रेड ब्लड माल्टे आ रहे हैं, वो डाल दें। आप माल्टे अगर आप ला दें मुझे तो बाकी सारी चीज़ें मैं ले लूँगा। सेब आप कर दें, कैरेट्स में खरीद लूँगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुपर। इफ़ यू सी ऑल द रील्स, आप रील्स देखिए, आपको से पसंद की चल रही हैं जो लाहौर में पसंद होने जा रही है। आई थिंक मैं और हलीमा भी कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद के लिए ना फ्राइडे को ज़रा कुछ पसंद टाइप्स कपड़े पहन लेंगे, है ना हलीमा? हम ये कुछ ऐसा कर लेंगे। कमिंग बैक टू यू, हम जब सब भी बात करते हैं स्किन की, बहुत लोग बात करते हैं, बालों की भी बात की जाती है, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके फेस का, आपके बालों का एक पोर्शन नेक भी है। नेक हमेशा लास्ट में पूछा जाता है सवाल। मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि नेक की ख्याल कैसे रखा जा सकता है? हाइड्रा फेशियल आया, फेस का है, जितने प्रोसीजर एक्सोसोम है, बालों का है, नेक के लिए कोई खास प्रोसीजर नहीं है कि आपकी नेक बेहतर लगे, बिकॉज बड़ा पोर्शन आपका नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाइड्रास में वी कवर द नेक एरिया, यस हाइड्रास में वी कवर द नेक एरिया,
और यहाँ तक कि हम जो कार्बन फेशियल्स करते हैं, जो कार्बन विद क्यू स्टिचिंग करते हैं, सो हम नेक एरिया कवर करते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ख़वातीन में, लेडीज़ में नेक की जो एजिंग है वो होती है, प्रॉपर लाइंस पड़ती हैं। तो उसके लिए फिर यह है कि फेस में तो हम बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं, थ्रेड्स लगाते हैं टू रिजुवनेट द स्किन, आपकी एजिंग को रिवर्स करने के लिए। नेक में पास ऑप्शंस हमारे पास कम रह जाते हैं। नेक में हमारे पास एक एडवांस फिलर आता है, दैट इज़ PLLA, दैट इज़ स्कल्प्ट्रा की फॉर्म में भी आता है, एलांजे है वो कर सकते हैं, एलियोर एक आजकल नया आया है, एलियोर विद हेलोनिक एसिड, वो हम डालते हैं वो वाले फिलर्स, और उनकी लॉन्जिटिविटी ज़्यादा है। लाइक जो नॉर्मल हेलोनिक एसिड का जो फिलर है वो लास्ट करेगा, कोरियन तो बहुत कम लास्ट करते हैं, वो इतना मैं रिकमेंड भी नहीं करती, ना पेशेंट्स पे इतना करते हैं। उसकी लाइफ इज़ अराउंड 6 मंथ्स। फिर इसमें इटालियन या अमेरिकन आ जाते हैं जो हेलोनिक HA फिलर्स होते हैं, उनकी लाइफ इज़ अराउंड साल, सवा साल वो चल जाते हैं। ये जो PLLA की बात मैं कर रही हूँ जिसमें लांजे, स्कल्प्ट्रा, आपका लेयर आ जाता है, दे ऑल आर इम्पोर्टेड हैं, ये बाहर के हैं। इनकी लाइफ जो है अराउंड 2 साल, एलांजे 3 साल भी लास्ट कर जाता है। एलांजे क्या होता है, मैंने पूछना आपसे। हम एक कॉलर लेते हैं, हमारे साथ मिसेज अमजद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अमजद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको शब बारात बहुत मुबारक। आपको भी शब बारात बहुत मुबारक हो। माय वर्ड सॉरी, मैं आपको बहुत लेट वेडिंग की मुबारकबाद देना चाह रही हूँ, और थैंक यू। काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत नहीं हुई, असल में चैनल भी नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कुछ मिस हो रहा। हाँ, चैनल आने के बगैर भी हो गई मेरी शादी, कर दी उन्होंने कहा बेशक चैनल आए ना आए, शादी हो जानी चाहिए। नहीं, मेरी मकसद ये है कि आप लोगों से बात नहीं हो सकती मेरी। हाँ, ये बड़ी गलत बात है, सलामी भी नहीं पहुंची आपकी, ये भी बड़ा मसला हुआ। ये मसला नहीं हुआ कि आप लोगों ने इन्विटेशन नहीं भेजा। आवाज नहीं आ रही। बताएं क्या कहेंगी आप कोई ऐसा खास, अब मेरे और हलीमा में से ले सकती हैं, अपने घर वालों से ले सकती हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में ना रहे तो कौन सा ऐसा खास शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में ना रहे तो उसकी कोई चीज़ आप मिस करेंगी? जी, सबसे ज़्यादा तो अभी मेरी ज़िंदगी में वालिदैन नहीं है, उनको हर लम्हा बालम्हा मैं मिस करती हूँ। क्या चीज़ मिस करती है उनकी, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करती हैं? सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ उनका, जब कोई भी मसला हो तो सबसे पहले जाकर अम्मी से डिस्कस करना। बिल्कुल ठीक है। और सबसे ज़्यादा फिर ये मिस करती हूँ कि जब कोई भी मसला हो, अबू का अपने आप से डिस्कस करना, जब वो अपनी बेटी से बात करते हैं, वो ज़्यादा मिस करती हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। मुझे बताएं, डॉक्टर हिना और डॉक्टर अरूज हमारे साथ मौजूद है, स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगी? जी, बालों के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि आजकल जैसे मौसम चल रहा है उसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, डेंड्रफ जो हो रहा है, इसके हवाले से कुछ बताएं। आजकल सीरम जो है हेयर ऑयल है, मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया मिसेस अमजद, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर रूजो ने बालों के हवाले से पूछा। एलांजे क्या है? अच्छा जी, एलांजे इज़ बेसिकली दैट इज़ PCL, एक फिलर है, PCL फॉर्म में आता है, नीदरलैंड्स का बना हुआ है। और बेसिकली हम इसको जो लाइंस हैं नेक की, अगर आप नेक के लिए कहो तो नेक में भी लगा सकते हैं, और हम लिफ्ट के लिए फेस में लगा सकते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। इसका मैकेनिज़्म ये है, एलांजे हो गया या स्कल्प्ट्रा हो गया, कि ये इंस्टेंट रिजल्ट शो नहीं करता। जैसे बाकी तो फिलर्स हम जब हेलोनिक वाले हैं वो इनका ये है कि बेसिकली कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, आपका कोलेजन इलास्टिन को स्टिमुलेट करके आपको लिफ्टिंग देगा। इसके रिजल्ट्स 3 महीने में, 2 से 3 आहिस्ता आपको जो है वो पता लगेंगे। तो हमें मुझे कंपैरेटिवली ये ज़्यादा पसंद है, बट इसके लिए पेशेंट को आपको थोड़ा काउंसिल करना है, कोऑपरेटिव हो के वो उस चीज़ का वेट करे कि नेचुरल कोलेजन विल टेक टाइम, कि वो रीबिल्ड होगा आपका कोलेजन। ठीक हो गया। अच्छा, जो डॉक्टर रूज उनकी कॉल थी, उन्होंने पूछा डैंड्रफ के हवाले से कि डैंड्रफ जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है बालों में, तो उसके लिए जो है कोई प्रोसीजर आप लोग रिकमेंड करते हैं या सिरम्स रिकमेंड करते हैं, क्या? शैम्पूज, ऑयल, ऑयलिंग। डॉक्टर हिना, उसमें यह है कि देखें, बेसिकली जो सर्दियां हैं तो सर्दियों में सिबोरिया कहते हैं खुश्की को, बेसिकली दैट इज़ सिबोरिया। सिबोरिया
सर्दियों में और जो एक्सट्रीम गर्मियाँ आ रही होती है इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो सिबोरिया के लिए हम ये मैं आपसे कहूँगी पेशेंट से कि एक लोशन आता है कीटोकोनाजोल, उसका फार्मूला है, वो डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाता है, इजीली 200-300 रुपये का मिल जाता है। आपने हमें हफ्ते में 2 दफ़ा वो यूज़ करना है। सर पे अपना स्कैल्प को गीला करके स्कैल्प पे उसको लगाना है 2 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए, आप 5 मिनट्स तक आप उसको रहने दें, देन रिंस ऑफ कर दें। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल रूटीन में आपने इनसे हेयर फॉल की भी बात की, तो आपने पहले देखना है कि हेयर फॉल आपको हो क्यों रहा है, आपके क्या HB लेवल्स ठीक हैं, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। सेकंड, आपके थायराइड प्रोफाइल आपका ठीक चल रहा है, अपने थायराइड के टेस्ट कराने हैं। आपको स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, इससे भी आपके बाल, जितनी आप टेस्ट हमेशा डॉक्टर्स बताते हैं ना, आप कहते हैं गिरने दो बाल, खैर कोई बात नहीं, इससे बेहतर है इससे पहले कि नोट गिरे बाल गिरने लगे। आपने 2 टेस्ट कराने हैं, एक अपने अपना HB के खून की कमी तो नहीं है, ठीक है, और एक हम थायराइड प्रोफाइल करवाना है। अच्छा, एक हम ड्रामा देखा करते थे, उसमें वो पीर साहब, बड़े पीर साहब बैठे होते थे, एक छोटे पीर साहब होते थे। जब भी छोटे पीर साहब से कुछ पूछा जाता कहते थे बड़े पीर साहब बताएंगे। छोटे पीर साहब आप भी बताते हैं कुछ, कोई मसला नहीं, आप बड़े पीर साहब से सवाल ना डर्मेटोलॉजी का हुआ था, दैट्स व्हाई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अच्छा, मैं आपसे डर्मा का सवाल पूछूंगा, एग्जाम में आपको पूरा लूंगा। देखिए, छोटी बहन पास हुई है कि नहीं, बड़ी पास हो रही है। याहिया, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू। लेकिन सबसे मैं आपके दोनों मेहमान माशाल्लाह, दे आर सो ब्यूटीफुल एंड सो वेल ड्रेस्ड, माशाल्लाह, लुकिंग वेरी गुड। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत शुक्रिया। सलाम। ज़ैनब जो है ना, क्या बना रही है मुझे बताएं। हाँ, बात चेंज करने में आप बड़े माहिर है, भाभी से बात कराइएगा मेरी, ये जो आपको ब्यूटीफुल लग रहे हैं। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? ज़ैनब को सलाम हो। और जैसी का मैंने सुना है, बड़ी मेहनत करके मुकाम हासिल किया है, तो मैं चाहता हूँ और भी आगे बढ़े। अच्छा भाभी, लाख 1.5 लाख के सूट पहनकर यहाँ मर्द हजरात आके बैठे रहे। मेरे याहिया भाई ने कभी ना कहा कि क्या वेल ड्रेस्ड आदमी है। कौन था वो जिसने 1.5 लाख के सूट पहने हुए थे? बस कर बात सुने, जो हुस्न की तारीफ है ना, हमें औरत की होती है, औरत ही खुश होती है, मर्द तो मर्द मर जाए, क्या करूं, जहर खा लूं, नीला तोता खा लूं, क्या करूं, पुड़ी में डालूं, उसको खा लूं। देखे, बात ये कि मर्द इसलिए बनाए कि औरत की तारीफ करे। अच्छा, अपने घर की औरतों की तारीफ करे, भाभी की करते हैं आप तारीफ? बिल्कुल करते हैं, ये तो मैंने बड़ी, मेरी बात कराएं, मेरी बात कराएं, मैं आज लंबी होने दे कॉल, बात कराएं मेरी, अभी बात कराएं, मैंने बात कर दी, होल्ड करें। आज मैं भाभी, तुम देख रहा है ये झूठ चल रहा है सारा। 1 मिनट बात कर लो यार, मैं कुछ नहीं बोल रही। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाभी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जल्दी से बताना, मुझे कह रहे जल्दी से। भाभी ठीक ठाक, अल्लाह को खुश रखे, सलामत रखे। भाभी, यहाँ पर हमारे शो में 5 दिन में शो होता है, 5 दिन की कॉल आती है। आज से जब भी खवातीन आई है, ऐसे खुल के तारीफ याहिया करते हैं, खुदा की कसम है आपको, इन्होंने कभी आपके ऐसे खुल के तारीफ की है? भाभी सच्ची बताइएगा, हाथ छोड़ दे याहिया, हाथ छोड़ दे उनका, हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ, बताइए भाभी। नहीं, ये दिल खुश कर लेते हैं अपना, तो उसमें किसी का कुछ जा रहा है, मैं कहती हूँ चलें कर ले। याहिया जा रहे हैं, याहिया जा रहा है आपके हाथों से। भाभी, ऐसे खुल के तारीफ आपकी कभी की है? 5 दिन अब 60 साल तक नहीं गए तो फिर अब क्या जाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक सवाल है, वो भी डॉक्टर अरूज से। डॉक्टर अरूज, डर्मा में एक टर्म है, उस टर्म की मुझे साइंस पता है नहीं। डॉक्टर अरूज, क्योंकि आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, तो हम बहुत सारे प्रोसीजर कराते हैं। हाइड्रा आ गया, अब हाइड्रा का भी एडवांस वर्जन आता जा रहा है। मुझे किसी ने कहा था, अगर हाइड्रा में कोई आपको क्रीम्स लगाए तो समझना वो उस बंदे को हाइड्रा नहीं आता, क्योंकि हाइड्रा में क्रीम्स यूज नहीं होती। एक तो मुझे बताएं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रा बिल्कुल ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, और क्या हाइड्रा से फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अब लोग रिसर्च मैंने पढ़ना शुरू किए, रिसर्चेस है, उसमें ये कहा जाता है कि हाइड्रा जो है वो कोई इतना इफेक्ट नहीं करता, इतना हाइड्रोलाइज करता है, बिल्कुल ऐसा, हाइड्रेट करता है, क्लेंस करता है, डीप क्लेंसिंग करता है,
स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो इससे बेहतर प्रोसीजर क्या है? लेकिन फिर उससे फर्क तो पड़ेगा ना डॉक्टर रोज, यही होगा, बिल्कुल क्लीन होगा हमारा फेस। लेकिन अगर आप कहते हैं अब हाइड्रा ऑब्सोलीट हो गया, आप ये करवाएं तो आपकी स्किन ज्यादा बेहतर लगेगी, ग्लो आपको ज्यादा नजर आएगा, आपकी स्किन ज्यादा ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। बिल्कुल, हमारे मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, प्रोफाइलो है, बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें ग्लो आ सकती है। हम मगर वो फिर वही बजट पे आता है, लोग इतना आपको पता है अफोर्ड नहीं कर सकते। बायोस्केलिंग क्या है? आजकल आपको पता है हाइड्रा से आपने बात की, अक्सर मुझे कॉल मतलब हमारी जो ऑनलाइन भी बुकिंग आ रही होती हैं, तो आपके इस्लामाबाद के तो लाइक वी आर प्रैक्टिसिंग इन गुलबर्ग ग्रीन में, तो वो थोड़ा सा लाइक आप कह रहे हैं कि वो पिंडी की तरफ वो आ जाता है, ठीक है, मिडिल है, आप इस्लामाबाद पिंडी दोनों के बीच में आ जाता है। तो इस्लामाबाद में तो यहाँ पे 18,000 का भी हाइड्रा हो रहा है, 20 का भी हो रहा है। आई हैव सीन अ पेज 30,000 हाइड्रा। लाइक वही आपकी बात के सिर्फ सीरम्स करने हैं, स्किन को हाइड्रेशन करनी है, थोड़ा सा एक्सफोलिएट करके सफाई करनी है बेसिकली आसान अल्फाज में, ठीक है। उससे अच्छे जो ट्रीटमेंट्स हैं, गो फॉर द कार्बन फेशियल। वाई कार्बन फेशियल का ये है कि वही कार्बन आपके फेस पे लगता है, कार्बन पील या कार्बन पील नहीं, कार्बन पील इज डिफरेंट, कार्बन लेजर बेस, कार्बन लेजर। अच्छा। देखिए उसमें कार्बन फेशियल हम क्या वो इसको जो कहते हैं कार्बन लेजर या हॉलीवुड कार्बन लेजर, हॉलीवुड फेशियल या रेड कारपेट, इसको फेशियल भी कहा जाता ठीक है। इट्स एडवांस ट्रीटमेंट। इसमें एक मास्क होता है आपके फेस पे, वो लगता है। उसके बाद हमारे पास एक मशीन होती है, क्यू स्विचिंग की मशीन होती है, हम क्यू स्विचिंग से इसकी क्यू स्विचिंग करते हैं ताकि ग्लो आए। यस, तो आपकी क्या करता है, ओपन पोर्स को आपके बंद करेगा, स्किन का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, जो पेशेंट जिनको रोज़ैशिया वगैरह है उसमें भी हेल्प करता है, जो एक्नी प्रोन स्किन्स हैं उनको बेहतर करता है, क्योंकि आपके जो ऑयल्स है उनको कंट्रोल करता है। डॉक्टर रोज, आई वुड लाइक टू आस्क, क्या लेजर, क्या एक खाली लेजर कोलेजन बूस्ट कर सकता है? कोलेजन तो बड़ा नेचुरल प्रोसेस जो अंदर से होता है, तो कैसे वो स्टिमुलेट कर सकता है कोलेजन को? मुझे साइंस समझ नहीं आती। बिल्कुल कर सकता है। कैसे? देखिए, हमने उसके सेशंस लेने होते हैं। वही वाली बात, हमारे लोगों में आपको पता है ऐसे लोग हैं कि इवन जिसे उन्होंने बताया कार्बन, अगर हम कार्बन भी करते हैं, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट। नो, इट नॉट गोना गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट। फिर वो चाहते हैं हमें उसी वक्त ग्लो चाहिए, फिर हम बोलते हैं ठीक है आप हाइड्रा करवा लो, आपको आप जैसे ही उठोगे आपको ग्लो आ जाएगा, ग्लो नजर आएगा। यस, मगर दैट इज़ टेम्परेरी। अगले दिन फेस वो वॉश करेंगे, इट विल बी गॉन। ठीक है। फॉर कार्बन एंड दीज टाइप ऑफ प्रोसीजर्स यू हैव टू वेट, you have to at least wait for 10 days, 15 days, you have to take your sessions. ये थोड़ा सा इसमें कोलेजन देखें, उसमें होता ये है कि बेसिकली जो स्पेशली जो आपका जो ट्रिपल वेवलेंथ की जो मशीन्स है ना, डायोड ट्रिपल वेवलेंथ, उनमें ना कुछ वेवलेंथ्स हैं। वेवलेंथ्स क्या है, 808 है, 1064 है। तो जो 1064 की जो वेवलेंथ होती है, जो आपका जो कोलेजन होता है ना, ये आपका स्किन है, स्किन की कुछ थोड़ी सी ऐसी है स्किन, दिस इज़ एपिडर्मिस, ये डर्मिस है। डर्मिस की जो नीचे वाली लेयर में ना आपका कोलेजन पड़ा हुआ होता है यहाँ पे। तो जो कोलेजन और जो फाइब्रोब्लास्ट है बेसिकली, ये टिश्यूज़ होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करता है, उसका काम है कोलेजन बनाना। तो ये जो 1064 का जो वेवलेंथ है, वो जब इसको आके हिट करेगा तो यहाँ जो फाइब्रोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है, एग्जिस्टिंग कोलेजन है वो ही स्टिमुलेट होगा, कोलेजन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। नो, नया कोलेजन नहीं प्रोड्यूस। अच्छा ठीक है, हम एक्नी के हवाले से जो है वो बात करना शुरू करते हैं, बिकॉज वो चीज़ें जो बहुत सारे लोगों का मसला है, बहुत सारी कॉमन लोगों के अंदर ये मसले मसाइल, ये बीमारियाँ मौजूद हैं। एक्नी की ट्रीटमेंट जैसे ही एक्नी शुरू हो करा लेनी चाहिए या नहीं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए? हो सकता है वो इस किस्म की एक्नी हो कि खुद ही आई खुद ही चली गई, या फिर कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्नी के लिए सबसे बेस्ट है? आपके पास जैसे ही कोई आए तो आप उसे कहते हैं कि ये वाली ट्रीटमेंट जो है वो आप कराना शुरू देखिए। आप होल्ड कीजिएगा, हम सिद्रा कॉल लेते हैं बीच में। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो ज़ैनब को भी बहुत ज़्यादा सलाम और प्यार। बहुत ज़्यादा सलाम प्यार आपको जी, शुक्रिया। भूल जाया करें, मुझे याद रखा करें, इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप तो वो माशाल्लाह याद ही हैं, तो इसलिए उसमें कोई ऐसी दो राय है ही नहीं। बोलती जाए, कहती जाए, हम सुन रहे हैं, कॉल लंबी हो सकती है। जी जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आमीन। रखे आपको अपनी बेगम के साथ हमेशा। आमीन सुम आमीन, आमीन सो। ये वाला आमीन थोड़ा हल्का था भाभी। बहुत ज़्यादा सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मुझे बात करनी है डॉक्टर नाइमा को छोड़े, आप डॉक्टर हिना से बात करें। डॉक्टर हिना आपको सुन रही हैं, आप बताएं सिद्रा क्या कहना चाह रही हैं?
जी मुझे दरअसल पूछना है, एक्चुअली आप एलोपेशिया एरियाटा के बारे में बता सकती हैं? एलोपेशिया, अच्छा, आप अपना बताएं, पूछिए आप पूरा अपना treatment। मसला बताएं ताकि वो फिर आपसे सवालात कर सकें, ज़्यादा बेहतर बताएंगे। एक्चुअली मुझे जो था थोड़ा सा छोटा सा पैच जो था वो बना था बालों में, अच्छा, तो मैंने उसके लिए की थी, मैं वो ऑइंटमेंट और जेल वगैरह यूज की थी। ठीक है। उससे वो जो था ये थोड़ा सा था, ये स्लो था प्रोसीजर, लेकिन ये बाल आ गए थे मेरे। ठीक है। अभी भी उनकी ग्रोथ जो है जैसे बेबी हेयर्स नहीं जैसे होते वैसे हैं, तो लेकिन अब ये कि वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब दूसरी साइड में भी आ रहा है वो ना। अच्छा, तो उसके लिए मुझे आप बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपने कुछ पूछना है डॉक्टर हिना उनसे? इनकी एज, आपकी उम्र आपकी एज क्या क्या है? है? मेरी 43 है। ठीक अच्छा, है। हलीमा और आप करीब है। प्रेगनेंसी तो नहीं, आपका कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है इस वक्त आपको? नहीं, एक्चुअली मैं मेडिसिन यूज करती हूँ। ठीक है, ये तो मैं बता नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी, ठीक आंसर है। देती ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, थैंक यू, सलामत रहो आप। जी। देखिए बेसिकली आपका जो है एलोपेशिया एरियाटा इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। जी। अच्छा। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि आपके अपने जो कुव्वत मुदाफ़ियत के जो खुलिये होते हैं, जो आपके सेल्स होते हैं, वो आपके जो एक्टिव सेल्स हैं उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं। यानी आपके अपने सेल्स, अल्लाह पाक इनमें कुछ ऐसा लाइक वो आप समझें कि वो इरेगुलर हो जाते हैं और आपके अपने जो अच्छे सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। ट्रिगर मतलब आसान अल्फाज में मैं ऐसे समझाऊंगी। बिल्कुल, आपने बेहतरीन तो इसमें ये होता है कि ऑटोइम्यून का, जैसे इन्होंने कहा कि एक पैच आया, इन्होंने ट्रीट किया, वो ठीक हो गया, अब दोबारा इसमें रिकरेंसी आती रहती है। मतलब ये ठीक होगा, साल बाद ये दोबारा आ जाएगा। वो डेड नहीं होंगे? नो, ऑटोइम्यून का ये है कि इट्स एन अम्ब्रेला। आपका ऑटोइम्यून का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाई होता जाता है, मल्टीप्लाई होता नहीं जी, इसमें यह है कि जैसे अगर ऑटोइम्यून है ना, तो इसमें इनके साथ अल्लाह ना करे फ्यूचर में विटिलाइगो भी हो सकता है, वो जो सफ़ेद जो जिसे बर्स कहते हैं, वो भी आ सकता है इनमें। ठीक है। इनको बड़ा थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अल्लाह ना करे कल को इनको कोई जोड़ों का दर्द ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कोई बटरफ्लाई रैश स्किन पे ना आ जाए, उसको हम SLE कहते हैं। SLE हो गया, मायोसाइटिस आता है, उसका मतलब भी ओवरलैप। इस चीज से कोई भी बीमारी हो सकती है आपको। इसमें जो ऑटोइम्यून की बीमारियां हैं वो आ सकती तो डॉक्टर हैं। हिना करना क्या है इसमें? इन्होंने ये करना है कि अभी इन्होंने जाके एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाना है, IM कैनाकॉट का इंजेक्शन लगवा लेना है। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इंट्रालीजनल भी लगाते हैं जो डॉक्टर हिना, होल्ड योर थॉट। क्या बगैर डॉक्टर की आपको लगता है कि लगवा देना चाहिए? नहीं, पहले डॉक्टर को दिखाएं फिर लगवाएं। पहले डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने एस्थेटिक फिजिशियन के पास नहीं जाएंगी, कहीं डर्मा के पास जाएंगी। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ठीक है। सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगी। इनके कुछ बेस लाइन्स होंगे, इनके कुछ टेस्ट होंगे, और टेस्ट के बाद हम इनको किस पे डालेंगे, ओरल पे भी डालेंगे। अगर एक टाकी है तो फाइन। अगर ये मेरी पेशेंट आती उनको मैं इंट्रालीजनल उसी टाकी के अंदर इंजेक्शन लगा देती कैनाकॉट, लेकिन वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्योंकि उसका हम उसको डाइल्यूट करते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाना होता, वरना स्किन जो होती है एट्रोफी हो जाती है। फिर कुछ क्रीम्स होती हैं, क्रॉलेमस के नाम से आती है, एक्जिमस क्रॉलेमस, वो लगाएंगी। कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं टॉपिकल, हम वो देते हैं पेशेंट को। अगर टाकी बहुत बड़ी है और वो अगर एग्रेसिव है, वो एग्रीवेट हो रही है, जा रही है, देन हम उनको आखिरी बात मुझे बताएं, हर किसी एलोपेशिया के लिए आपको पहले बेस लाइन्स करवा के फिर करानी है, आप डायरेक्ट दवाई नहीं ले सकते? नहीं, उसमें ट्यूब्स ही ले सकते, क्रीम्स ही ले सकते? नहीं, क्रीम्स के लिए कोई मना नहीं, क्रीम्स के लिए हम कोई भी बेस लाइन्स नहीं कराते हैं। अगर मैंने इनको जैक इनहिबिटर पे डालना है, टोफासिटिनिब हो गया, एक जैक इनहिबिटर एक दवाई होती है, न्यूरोल ओरल खिलानी होती है हमें। बायोलॉजिक्स अगर देने हैं तो उसमें फिर हमें पेशेंट को जो है थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। मुश्किल चीज़ें पर समझ रहे हैं, हम भी डॉक्टर बन रहे हैं, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक्नी के हवाले से सवाल पूछा था, जल्दी से हम उसकी तरफ आ जाते हैं। मुझे बताएं कि एक्नी जो है वो किस उम्र में अगर हो जाए तो आपने वेट करना है थोड़ा सा कि शायद बेबी एक्नी हो, ख़त्म हो जाए, या नहीं आपको फ़ौरन जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और आपको उसको ट्रीट कराना शुरू कर देना है? एक्नी के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना। ठीक है। मतलब अगर एक्नी हो जाती है, बस पेशेंट्स आते हैं 2-2 महीना 3-3 महीना वेट करा के, वो फिर सिंपल एक्नी होती है। एक्नी में टाइप्स होती है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर।
अगर माइल्ड मीन्स क्या है कि छोटे छोटे अगर इक्का दुक्का भी पैप्यूल्स बन रहे हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नियर बाय, बिकॉज क्योंकि उसको पस्ट्यूल्स बनने में टाइम नहीं लगेगा, पस्ट्यूल्स जो पस वाले दाने होते हैं वो बनने में, बिकॉज एक्नी की जो एज है लड़कियों में थोड़ी डिफरेंट है, लड़कों में डिफरेंट है। आजकल 10 साल के बच्चे को भी एक्नी हो रही है। वाई? हमारा फूड इनटेक, हम जंक फूड बहुत खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर्स खा रहे हैं, हम सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, हम फेस वॉश नहीं कर रहे अपना। तो बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं 2-3 दिन तक फेस वॉश नहीं करी, तो उसमें फिर एक आता है डिमोडेक्स फॉलिकुलाइटिस। यस, कौन है ये बच्चे 2-3 दिन तक मुंह नहीं धो रहे, नहाते भी नहीं है। नहाना अलग छोड़ दें, मुंह नहीं धोते हैं। तो जहाँ पे हम फेस वॉश नहीं कर रहे होते तो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसको गूगल कीजिएगा, डिमोडेक्स फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। वो प्रॉपर चलता क्रीपी, हम बच्चियों को वो दिखाती हूँ कि बेटा अब फेस वॉश नहीं किया ना तुम्हें ये हो जाना है, तो उसके बाद वो फेस वॉश स्टार्ट कर देती हैं। तो एक्नी की बहुत सारी टाइप्स हैं। फिर हम जेनेटिक्स में लेके आ रहे थे, अगर माँ और बाप को एक्नी है तो डेफिनेटली द किड्स दे विल गेट इट। और एक्नी का जो माइल्ड फॉर्म है, हम उसको फेस वॉश दूंगी मैं बच्ची को, टॉपिकल्स दूंगी और मैं ट्रीट कर दूंगी, और थोड़ा सा उसका जो डाइटरी हैबिट्स है उसको चेंज करेंगे। फिर अगर वो थोड़ा मॉडरेट और सवेयर में आ रही है, अगर वो मोर देन 15 या 16 है, तो फिर ओरल का ये है कि छोटी एज में एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। आपका एजिथ्रोमाइसिन आ जाती है, आपका विब्रामाइसिन आ जाती है। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो डायरेक्टली रेटिनॉइड्स पे डालेंगे सवेयर फॉर्म में, क्योंकि जितना वो नोडुलोसिस्टिक एक्नी में ना चली जाए। ठीक है। क्योंकि जितना सिस्ट में जाएगी तो खड्डे छोड़ेगी। अच्छा, मुझे स्कार्स अगर छोड़ेगी तो देन अगेन वो ट्रीटेबल बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स को है तो जेनेटिक में बच्चे का अगर ख्याल रखें, फूड का भी, तब भी होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं अक्सर बालों के बारे में बड़ा कंसर्न रहता हूँ, क्योंकि मर्दों के लिए स्किन से ज़्यादा उनके बाल इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा टाइम आता है ख़वातीन को भी और मर्दों को भी बालों आप मेरे बाल देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, अच्छे, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपके अच्छे बाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। तो बालों कराए हैं हमने। हाँ, बालों के ट्रीटमेंट्स करवा जो है ना, हाँ बहुत ट्रीटमेंट्स, बालों के गुच्छे आपके हाथ में आ रहे होते, एक टाइम ऐसा आ रहा होता है आप ऐसे करते हो और आप कहते हैं यार इतने ज़्यादा बाल गिर रहे होते, ये क्या थायराइड का मसला मसला होता है, ये ब्लड का मसला? अगर वो दोनों नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों चेक करवाए थे, दैट वाज नॉट द इशू। सो ये क्या जेनेटिकली भी होता है? अक्सर कहते हैं कि आपके पैटर्नर्स पे जाते हैं, आपके ननिहाल में मामू के कैसे बाल हैं तो अक्सर उस पर भी चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, आपका जेनेटिक्स में जाता है। दूसरा इसके आपका स्ट्रेस, आप एट टाइम्स होता है ना, एग्जाम्स आ रहे हैं, फ्रीकी हो रहे हैं हम, एग्जाम्स, हार्मोन्स हमारे थोड़े इम्बैलेंस में वाला दौर जो चलेगा, बहुत जहर होता है, जहर बॉस आपको मिल जाता है, स्ट्रेस टेंशंस तो है ना। सिगरेट का भी एक रोल है, अगर हम स्मोकर्स हैं और ड्रिंक कर रहे हैं उसका भी सिचुएशन है इसके साथ। फूड इनटेक आपका जंक फूड बहुत ले रहे हैं। उसके बाद आपका जेंट्स में जो है, अगर आप जिम हिट कर रहे हैं, आप अगर जिम जा रहे हैं, आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, हेयर फॉल होगा आपको। इसके अलावा फिर क्या होता है कि मेल, देखिए द थिंग इज दैट, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका हाई होगा तो वहाँ पे बॉल्डनेस आएगी। तो करना क्या है डॉक्टर हिना? देखिए, मैं पहले PRP PRF हम कराते रहे, एक्सोसोम भी कराते रहे। एक्सोसोम इज वेरी एक्सपेंसिव, तो एक बहुत थिन लाइन ही, बहुत बड़ी लाइन है एक्सोसोम और PRF में और PRP में। 8-9 हज़ार में आपको PRP एक सेशन हो जाता है, और ये 70-80 हज़ार कम से कम आपको बहुत सस्ता करवाएं आप तो मुझे बताएं कि क्या बीच का रास्ता है? क्या एक्सोसोम एक बार करा लें क्योंकि वो लॉन्ग टाइम चलता है? जी, बिल्कुल। एक्सोसोम्स मैं खुद बड़ा प्रेफर करती हूँ, मैं PRP अब नहीं करती, बिकॉज PRP के आपको मल्टीपल सेशन के आपको नहीं लेना, जब से स्लो प्रोसेस। और जब से कोविड आया है, कोविड के बाद हम अभी देख लें, मैं भी देख लूँ, हमारे ना प्लेटलेट्स कम हो गए हैं सबके। तो आप हमेशा जब भी आप PRP करने जाएं तो पहले आपने CBC कराना है, अपना प्लेटलेट देखना है। अगर आपका प्लेटलेट 2 लाख से कम है तो आपका कभी आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ग्रोथ है ही नहीं, आएगी नहीं, क्योंकि वो सारा रोल ही मेरे ख्याल से तो सबके कम होंगे। 2 लाख से तो मेजॉरिटी के कम होंगे। आप देखिए, आज से मतलब 7-8 साल पहले हम तो PRP करते थे, उसके अच्छे रिजल्ट्स आते थे। तो डॉक्टर हिना, एक्सोसोम जो एक नई टेक्निक आई है, एक्सोसोम किस तरह बेहतर है और इसका प्रोसेस होता कैसे और तकरीबन कितनी कॉस्ट रेंज है इसके साथ? देखिए, एक्सोसोम्स में ना वेरिएंट्स हैं, अब आप थोड़ा सा ये समझ लें। एक्सोसोम्स हमारे पास जो इसका ओरिजिन आ रहा है, दैट इज सस्ता तरीन कोरियन, उसके बाद इटालियन जो लाइक यूरोप यूनियन वाले आ रहे हैं, उसके बाद जो है दे आर अमेरिकन आर वेरी एक्सपेंसिव। अमेरिकन स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1.5 लाख से है, मतलब उसमें आपका जो 5 बिलियन है वो 1.5 लाख में करते हैं। फिर उसके बाद 10 बिलियन एंड 12 बिलियन आ रहे हैं, दे आर गोइंग टिल 3-3.5 लाख तक जाते हैं। साल में आपके 2 सेशंस होते हैं। रिजल्ट्स उसके वही हैं जो आपके इटली वाले ने देने हैं। तो इटालियन जो स्टार्टिंग प्राइस है 50,000 स्टार्टिंग,
गोइंग टिल 80,000। ठीक है। और जो कोरिया वाला है वो 20,000 में भी होता है, वो 30,000 में भी होता है, वो इतने में हो रहे हैं। लेकिन एक्सोसोम्स में थोड़ा सा जो है इसमें फिर FDA की ना अप्रूवल आ जाती है, तो उसमें आपने ये देखना है कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स जो ह्यूमन सोर्स है, ह्यूमन में कहाँ से लिए गए हैं, एक छोटा बच्चा भी पैदा हुआ, उसका प्लेसेंटा लिया, माँ का प्लेसेंटा लिया, वहाँ से सोर्स किया, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहाँ से लिया। अच्छा। यस, इसका सोर्स ह्यूमन है, तो ये FDA अप्रूव्ड अभी नहीं है, तो अभी हम लगा रहे हैं। तो ज़्यादा डॉक्टर्स बेहतर लगा कौन रहे सा, हैं। प्लांट ह्यूमन? प्लांट बेस्ड के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन उसमें मैं कंपनी के नाम नहीं ले सकती। वो फिर आपको जो आपका अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट है वो बता सकता है। लेकिन क्योंकि अगर एक छोटी सी बात, एक थोड़ा सा ऑडियंस का भी, सभी पेशेंट ने मुझे कहा एलोपेशिया एरियाटा था इनको। इसके अलावा पेशेंट्स आते हैं सोरासिस के साथ आते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है उनको, SLE वगैरह है। अगर ऐसे पेशेंट को हमने लगा दिया ना ह्यूमन बेस्ड अगर एक्सोसोम्स लगा दिया, तो बहुत बुरा रिएक्शन होगा उनको। अच्छा, तो वहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि हमने वहाँ प्लांट बेस्ड यूज़ करना। ठीक है, लेकिन डॉक्टर है ना, आप लोगों की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कोएक्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और किसी ने कोई कम दामों कोई चीज़ खरीद ली तो वो सबको यही कहेगा। आजकल वैसे इकोनॉमिकल प्रेशर इतना है कि हर कोई सोचता है कि जी मुझे बाल तो अच्छे चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे बाल आ जाएं, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा पैसे अगर बच रहे हैं तो मैं चलो बचा लेता हूँ, 20,000 का करवा लेता हूँ, 80,000 का नहीं कराता। कौन सा आप रिकमेंड करती हो, और क्या आपको लगता है कि 20,000 वाला कराने से जो है आपके पैसे तो बच रहे हैं, लेकिन वो क्या इफेक्टिव भी है, या आप कहेंगी कि नहीं उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा? 20,000 जो है ना, वॉयल की कीमत भी नहीं होती। 20,000 मतलब मैं तो इसी फील्ड में हूँ, 20,000 वॉयल की भी कीमत नहीं है। अगर कोई डॉक्टर आपको 20,000 में करके दे रहा है एक्सोसोम्स, तो माइट भी 5 ml आता है इसमें ना जी, माइट भी वो 1 या 2 ml यूज़ करेगा उसके अंदर, तो उसने तो काम ही नहीं करना। मतलब वो क्या करते हैं डॉक्टर्स, आपको रेट तो कम कर देंगे, उसके जो mls हैं वो कम कर देंगे, वो 1 या 2 ml। जाहिर है उन्होंने भी अपनी बचत भी करनी है ना, वो 50% तो रखेगा। सबका जारिया पे तो कोई नहीं काम कर रहा ना, कोई नहीं कर रहा, यहाँ तो किसी ने काम ही नहीं करना। द थिंग शुड बी रियली ट्रांसपेरेंट कि ये चीज़ है, ये इसकी कॉस्ट इतनी है, मैंने आपके सामने रख दी है। मैं अपने पेशेंट को दिखा देती हूँ कि द थिंग बट आई एम यूजिंग, ये देखो इटली का बना हुआ है, ये अमेरिका का बना हुआ है, ये थोड़ा सा वो आपका, ताकि वो कम्युनिकेशन आपको सेटिस्फाई करे। डॉक्टर अरूज, मैं आपसे लेज़र के बारे में पूछूं, वेरी बेसिक चीज़ जो हम अब आजकल कराते हैं, आपको हर कोई करा लेता है, क्योंकि अब थ्रेड का ज़माना नहीं रहा, लोग कहते हैं बस जस्ट गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि जब करवाना ही है ये हमेशा, या आईब्रोज करानी है तो व्हाई नॉट टू गेट इट वन, एक बार ही करवा क्यों ना लिया जाए। मुझे बताइएगा जो लेजर्स है, क्या लेजर के नुकसानात के बारे में अभी भी कोई आगाही है? क्या कोई है नुकसानात कि अगर आप लेजर करवाते हैं, या पर्सन अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसा बंदा करे जो बहुत क्लोज कर रहा है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो उससे नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, हमने वही आजकल आप सैलून्स में भी हैं लेजर मशीन, ठीक है, हर जगह लोगों ने रखे हुए हैं, तो हमने वही देखना है कि हमने डॉक्टर से ही करवाना है। सैलून्स में कराएंगे, हाई एनर्जी पे कर दिया, बाकी तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बर्न हो सकता है, आपका स्किन पार्ट को बर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बस उठाएंगे, मशीन ऑन करेंगे एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। या दे डोंट नो द एनर्जीज, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, कैसे उसको लेके चलना है, कितने सेशंस देने, नो वो एक ही उस पर कर रहे होते हैं। तो पेशेंट अक्सर हमारे पास आ रहे होते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो वही आपने एक अच्छी जगह से कराना है, अच्छे सेटअप से कराना है। आजकल they are having good machine, they are having very nice results। ये आप कैसे बता सकते हैं कि ये बंदा प्रॉपर एस्थेटिक फिजिशियन है? क्या उसकी डिग्रीज उससे तो नहीं मांग सकते? आपको कैसे पता चल सकता है कि ये एक्चुअली सर्टिफाइड? You can ask them। वो तो मैं, मुझे आप पूछे तो मैं भी कहूँगा हाँ हूँ मैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आयशा कॉल में आजकल लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रही हैं आयशा जी? मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि ये आम फेशियल जो हम करवाते हैं ब्यूटी सैलून से, तो वो क्या फ़ायदेमंद होते हैं? इनसे कुछ फ़ायदा भी होता है? और हाइड्रा फेशियल में क्या कहें, शुरू से प्रोग्राम देखा हो सकता आपने बताया हो। ठीक है, फ़र्क बिटवीन नॉर्मल फेशियल जो सैलून से होता है और हाइड्रा? और मेरे फादर के थे जो विरासती कोई निशान थे ना जिस्म पे, तो वो ही उसी तरह ना मेरे भी जिस्म पे और चेहरे पे भी आए हैं। क्या इसका कोई इलाज है? कुछ पूछना चाहती हैं आप जल्दी से? चेहरे पे कैसे? कहती मेरे वालिद साहब के जिस्म पे निशान थे, वही अब मेरे जिस्म पर, मेरे चेहरे पे भी। अच्छा, हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सवाल से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौसब। आयशा ने सवाल पूछा था कि जो नॉर्मल फेशियल होते हैं, जो कि अभी भी होते हैं, अब तो हम डाइनो सिटीज़ में होते हैं तो वहाँ पर तो अब शायद ख़त्म हो गए, लेकिन हाइड्रा और उस नॉर्मल फेशियल्स में क्या फ़र्क है, और वो जो नॉर्मल फेशियल्स होते हैं क्या वो करवाने चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी क्रीम्स भी होती है जो स्किन के लिए बेहतर नहीं होती? बिल्कुल ऐसा ही है। जिस खातून ने सवाल पूछा था, आयशा साहिबा ने, द डिफरेंस बिटवीन ये है कि हम तो बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, बीइंग डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते कि आप सैलून से करवाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस सैलून, अगर अच्छे सैलून में जा रहे हैं जो हाई एंड वाले हैं तो फिर माइट भी हो सकता है कि वो अच्छे हों, लेकिन मैंने आज तक पर्सनली कभी खुद नहीं किया। लाइक तो जब मेरी शादी थी तब भी उन्होंने सर्विसेज नहीं ली थी। तो यह है कि क्योंकि वो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं which is not good for your skin. ब्लीच यूज़ करते हैं, डैमेज करता है, स्किन को थिन करता है, टेलंजिटेजियाज हैं, रेडनेस, सेंसिटिविटी लेके आता है। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाके हाइड्रास लें, बिकॉज हाइड्रा डॉक्टर है ना, जब आप क्रीम्स की बात कर रही हैं ना, आप भी आजकल वो क्रीम्स हैं गोरा रंग करने वाली क्रीम जो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, जो आपकी स्किन को इतना पतला कर देता है, और जब वो खराब हो चुकी होती है तब वो आपके कुछ भी नहीं हो सकता, तो स्किन नहीं लग सकती। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हर शो पे जाके, मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ जाके, वो डिफरेंट नाम है, हम नाम नहीं ले सकते डेफिनेटली, लेकिन जो आपको ओवर द काउंटर जो मिलती है ना रंग गोरा करने वाली, वो काइंडली मत लगाएं प्लीज़। उस टाइम पे तो गोरा कर देंगी महीने 2 महीने के लिए, लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी छाइयाँ आप मेरे पास लेके आ रहे होंगे, किसी और डॉक्टर, पतली, फिर जलती है, किचन में आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप धूप के सामने नहीं जा सकते, फूड सेंसिटिविटी हो जाती है और उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर है ना, ये आजकल जो सोप है, हम देखते हैं गोट मिल्क सोप आ गया, ऑर्गेनिक सोप आ गया, नॉर्मल सोप आ गया, क्या सोप को चेंज करने से आपकी जो, देखिए बाकी बॉडी भी तो आपकी अपनी है, यू वांट टू मॉइस्चराइज रहे, उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं? साबुन एक ही तरह का होता है, यानी गोट मिल्क सोप या वो आप भी यूज़ करती हैं, उसमें कुछ अच्छे नहीं? आपने नाम ले लिया नाम का। ये जितने भी वाइटनिंग सोप्स हैं ना, जो वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं 4 नाम हैं वो मैं ले नहीं सकती ऑन एयर। जितने एंटी बैक्टीरियल सोप्स होते हैं, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके बार बार बैक्टीरिया बार वो जो एड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो काइंडली वो नहीं यूज़ करने, क्योंकि एक्जिमा जितना हमारे पास आ रहा है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस जितना आ रहा है, वो इनकी वजह से आ रहा है। तो काइंडली यस। तो आप कौन सा साबुन यूज़ करें फिर? क्या आप सादा कोई भी मॉइस्चराइजिंग यूज़ कर लें, मेडिकेटेड बहुत सारे मौजूद हैं, वो नहीं करना, सादा डव यूज़ कर लें, कैप्री कर लें, लक्स कर लें, सादा साबुन करें, एंटी बैक्टीरियल नहीं करना। अच्छा, एंटी बैक्टीरियल आपने यूज़ नहीं करना, एंटी बैक्टीरियल नहीं करना। जितने, बल्कि पास जो भी मेरे पास नहीं, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट, हमने अपने उस्तादों से यही सीखा है और ये हम बात आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ये जो वाइटनिंग गोरा रंग करने वाली क्रीम है, एंटी बैक्टीरियल सोप से यूज़ नहीं करना। अच्छा, बोटॉक्स किससे की, बोटॉक्स कहते हैं, बोटॉक्स किसी भी एक्ट्रेस के साथ या किसी पर्सनैलिटी के साथ लगा दे तो एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन आ जाती है कि यार इसने बोटॉक्स कराया हुआ है तभी अच्छी लग रही है, तो वो आपको एक नफरत सी होने लगती है उससे कि यार इसने बोटॉक्स कराया। क्या बोटॉक्स कोई नेगेटिव चीज़ है? क्या अगर उसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो ठीक नहीं? हम भी लगाते हैं। बोटॉक्स आर वेरी नेचुरल, ऑल डॉक्टर्स आर डूइंग, हम खुद लगाते हैं, अपना लगाते हैं। बोटॉक्स होता क्या है, आप हमें बताएं। बोटॉक्स इज बेसिकली, बोटॉक्स ने क्या करना है, बोटॉक्स एक इसने आपके जो मसल्स हैं उसको पैरालाइज कर देना है, ठीक है, और एक कम टाइम के लिए करना है, 4 महीने 6 महीने, जो अमेरिकन वाला है 8 महीने से ऊपर नहीं करेगा। आपके जो एक्सप्रेशंस आप बात करते हो, हंसते हो, आप गुस्सा होते हैं, आपकी जो लाइंस आती हैं उनको फ्रीज कर देता है, तो आपकी जो एजिंग का जो प्रोसेस है उसको डिले कर देगा, तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं। क्या नॉर्मल और एबनॉर्मल बोटॉक्स होता है? जैसे कि हमने देखा सबा कमर के एक्सप्रेशन हुआ, बहुत वायरल हुई, उन्होंने कहा बहुत बोटॉक्स कराया हुआ है कि अब रोती है तो नजर भी नहीं आता है। सो क्या हम इतना मिनिमल कर सकते, किसी को पता भी ना चले कि बोटॉक्स, जैसे हलीमा है, हलीमा के बहुत रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो हम उसको बोटॉक्स कर दें, आप बोलने के लिए भी तो बताए क्या कहती हैं? नहीं, मेरा जो अपना बिल्कुल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम थोड़ा कम रखिएगा, हम यूनिट्स का सारा खेल है, आप 50 यूनिट्स लगाएं, 100 है, 200 तक जाते हैं, 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाते हैं, तो अगर 50 और 100 के बीच में खेल रहे होते हैं तो दे आर सेफ। बिकॉज़ आई थिंक हम हलीमा ने करवाया हुआ बोटॉक्स, तो मुझसे ही पूछ लेंगे कि उनका बोटॉक्स कैसा था, क्योंकि बहुत मिनिमल सा करवाया हुआ है, इतना ज़्यादा बोटॉक्स नहीं उन्होंने कराया हुआ। तो हलीमा, क्या आपने जो नॉर्मल से बोटॉक्स कराया वो काफ़ी होता है, उतना करा लेना चाहिए? आप ही मेरे बारे में, मेरे ख्याल से एक किताब होनी चाहिए जिसका उन्वान हो हलीमा, और उसके ऊपर आप लिखो सब कुछ। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये मेरे साथ बैठी हुई है, शी इज ऑलमोस्ट 30 से थोड़ा सा ऊपर है, इनका भी मैंने किया हुआ है। व्हाई? देखिए, the thing is that कि एज को फ्रीज करना है ना, नहीं इन्होंने नहीं किया, ठीक है, एज को फ्रीज करना है,
आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आप कर रहे हैं। आपका तो पता चल रहा है। आप करें। आपकी तो रिंकल्स इतने बड़े हैं। देखिए नहीं, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। देखिए आपका जब देखिए लाइंस ना रिंकल्स की टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। कितना अरसा रहेगी? डायनामिक वो है जो 4 to 6 डायनामिक months। 6 महीने रहेगा, अमेरिकन करवा लो 8 महीने। अच्छा लेकिन मेरी बात सुने हिना जी, हिना साल जी में मेरी 2 बात दफा सुने, कराएं। मुझे ना ये हमेशा डर लगता है कि जब भी कोई इंसान को, मैंने किसी को प्रोसीजर कराते हुए देखा है, चाहे वो रिंकल्स हो, चाहे वो फिलर्स हो, चाहे वो बोटॉक्स हो, कुछ भी, तो एक टाइम आता है जब वो इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं कि आपका दिल करता है कि आप भी ये सब कुछ कराओ जो इन्होंने कराया हुआ है, और फिर एक टाइम आता है जब उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। कभी फिलर ज़्यादा, फलाना चीक उठ गया ज़्यादा, ये बैठ गया, लिप यहाँ से ज़्यादा हुआ हुआ, यहाँ से बैठ गया, उस टाइम आपको डर लगने लग जाता है कि एक टाइम आता है आप बहुत खूबसूरत होते हो और फिर आप खराब होना शुरू हो जाते। ये क्या चीज़ है? वो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है कि आपको उन्होंने अब उस फॉर्म में, आपने देखा है ना उस बंदे को, आपने इस फॉर्म में देखा, किसी भी एक्ट्रेस को देख लो, तो अब रीटचिंग तो है ना हर चीज़ की। बोटॉक्स का है कि लाइक 6 months, अमेरिकन 8 months, लॉन्जिटिविटी फिलर्स हर 1 साल, जो एलांजे हो गया या स्कैल्प्रा हो गया हर 2 साल। अब जब मेंटेन नहीं करोगे तो डिक्लाइन तो आएगा ना। नहीं मेंटेन किया हुआ होता है उन्होंने, लेकिन जब वो दोबारा वो प्रोसीजर कराते हैं तो मुझे लगता है कि वो बात नहीं रहती। अब मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत खूबसूरत डिपेंड करता है, लेकिन अब उनका भी लग रहा है कि ये कुछ मसला हो रहा है। नहीं अच्छा, उसमें एक छोटी सी चीज़ है, मैं थोड़ा सा लिप फिलर के अगेंस्ट हूँ, बाकी नहीं, मैं लिप फिलर के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि बाकी फिलर माइग्रेट नहीं करते। अंडर आई थोड़ा सा माइग्रेट कर जाता है, आपका चीक का माइग्रेट नहीं करता, वो स्किन में ही मर्ज होकर वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है ना, कहीं बैठ जाता है। ठीक है। लिप का ये है कि लिप का फिलर जो है, अगर आप ओवरडू करते हो 1 ml से ऊपर जाते हो तो ये ना ऊपर यहाँ आ जाता है। सेकेंड टाइम आप जब दोबारा फिलर डालोगे ना, वो थोड़ा सा चिंपैंजी लुक, डक लुक आ जाएगी थोड़ी सी, तो वो वही वाली आपकी बात। तो वो हो, अब यू नेवर नो कि वो कितना पड़ा हुआ था, मैंने फिलर डाला, वो यहाँ से थोड़ा सा निकला यहाँ से, लेकिन फिलर की मज़े की बात है आपको इजीली इसको डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो ये वाले फिलर्स हैं, लांजे हो गया, आपका स्कैल्प्रा हो गया, ये डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसका कोई बैकअप नहीं होता। ठीक है। तो ये है कि आप करवाएं, और मैं इसलिए कहती हूँ कि बोटॉक्स करवाएं क्योंकि आपकी लाइंस अभी तो वो डायनामिक है ना, हंसते हुए आ रही हैं। अगर स्टैटिक हो गई ना कि बैठ रहे हैं और पड़ी हुई है, आप इस बात पे तो मुझे लग रहा है आप मुझे अटैक कर रही हैं पर्सनल के लिए। मैं आपको नहीं करी, मैं ऑडियंस को, मैं जनरल बात मेरी तो है नहीं, रिंकल्स है नहीं मेरे। आप ठीक है, आप बहुत ठीक है, आपसे आगे बात बस बस आप थैंक यू डॉक्टर हिना, आपको जरूरत बस ठीक है, बस शुक्रिया, आप लोग यही करो जाए। इससे आगे चलते हैं डॉक्टर हिना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग आईब्रोज की करवाते हैं, ठीक है, माइक्रो ब्लीडिंग कराते हैं, ठीक है, माइक्रो ब्लीडिंग क्या अभी तक सेफ है? बिकॉज मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डेंजरस प्रोसीजर है, बिकॉज से ब्लीड यूज होते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके पूछेंगे। आगे नहीं जाना आप लोगों ने, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। कहीं से हमारे डाकखाने मिल ही गए हैं, मिलाते रिश्तेदार निकले। और डॉक्टर हिना जो है वो हर उस डॉक्टर का नाम ले रही है जिसके पास हम सोचते हैं कि अगर कभी जिंदगी में कोई मसला हुआ तो भाग के उनके पास जाएंगे, तो उनका नाम ले रही है डॉक्टर कमाल, ब्रिगेडियर अशर, और ये सारे लोग जो हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जानने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर हिना, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हम बोटॉक्स और फिलर्स के हवाले से बात कर रहे थे। आपने कहा था कि आप अच्छा कराएं, आप बहुत सारे लोग होते हैं बड़े अच्छे लोगों से कराते हैं, शुरू में बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो रिजल्ट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप क्या सजेस्ट करती हैं कितने अरसे के बाद, इंटरवल्स के बाद आपको कराने चाहिए ताकि रिजल्ट सेम हो और ख़राब ना हो चीज़, ऐसा ना हो कि मसले आने लग जाएं? और क्या इसके कोई और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो हमें अभी तक नहीं पता? नहीं, बोटॉक्स वगैरह की तो यस, उसमें फिर डिपेंड करता है कि अ गुड हैंड, टोसिस हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट मसल है, आपने टोसिस करा दी, डीओए मसल है, लाइफ आपकी जो स्माइल है उसको हम डिटोरेट कर सकते हैं, ठीक है, मसेटर है, उसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी ये है कि ओवरडू ना करें कोई चीज़ भी, और टाइम का ये है कि बोटॉक्स अगर अमेरिकन करवा रहे हैं तो 8 months पे रखें, कोरियन है वो 6 months तक चल जाता है। फिलर्स का ये है साल से पहले ना कराएं, और ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द गुड ब्रांड्स, अमेरिकन या इटालियन करा लिया करें फिलर्स में, जो हेलोनिक्स, जो प्लेन हेलोनिक एसिड्स हैं वो। ऑलवेज चूज़ अ गुड डॉक्टर, गुड हैंड और गुड प्रोडक्ट।
थोड़ा सा इन्वेस्ट, जैसे कोरिया का फिलर 20,000 में भी करते हैं, इटली का 40,000 में 1 ml करते हैं, तो बेटर कि 20,000 तो 100 डाल के लाइक। हम जायदा भी कॉल ले लेकर आपकी जान। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ही नहीं है। जायदा जी क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत लेट उठी हैं आज आप, क्या चल रहा है? नहीं, मैंने आप लोगों का इंट्रो देखा, थोड़ी देर तक देखा, जैनब तक देखा, फिर क्या किया? फिर क्या हुआ? कौन गेस्ट आया? केबल चली गई। कुछ हो रहा है। जायदा जी इतने अमीर है मीर साहब, एक डिश लगवा लें, आप क्यों केबल पे रिलाय कर रही हैं? डिश लगी हुई है, डिश पे आ नहीं रहा चैनल मेरा, और डिश पे नहीं आ रहा। अच्छा, या तो मुझे 3-4 डिशें लगानी पड़ेगी, अब मुझे लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। सच्ची में यही करना पड़ेगा। जायदा आंटी क्या चीज किसकी मिस करेंगी? कौन चला जाएगा जिंदगी से तो सबसे ज्यादा उसकी चीज मिस करेंगी? कौन है करीबी इंसान? मेरा नाम ना लीजिएगा, ये लोग कहेंगे हमेशा आप मेरा नाम लेती, पर ले सकती हैं आप, कोई मसला नहीं। नहीं, मैं कहती हूँ जिस दिन मैं आपका शो नहीं देखती मैं बहुत मिस करती हूँ, बस ये मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरी सुबह होती है नमाज वजह से, उसके बाद आपका शो देख के मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जायदा। आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू। ये बस मेरे से ही बात हो रही थी। जैनब साग बना रही है। जी, मैं साग बना रही हूँ, और वो भी इम्तियाज की अम्मी ने भेजा। खाई जा रहे हो साग, सानू ही खवाओ। खवाओ ना, तुसी आ जाओ, भेज देते, पार्सल कर देते हैं आपको। अमाइयों में बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने इंशाल्लाह आना है, बस बहुत बिजी हूँ, बच्चों के साथ बहुत बिजी हूँ। अमीर लोग बिजी होते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी। 2 डॉक्टर्स आई हुई बड़ी प्यारी प्यारी, कोई सवाल पूछते हैं, शादियाँ इनकी हुई हुई है, रिश्ता ना कहिएगा, हुई नहीं शादियाँ। अच्छा, ये अभी मैंने सुना है, फोन पे ही सुना, कोई बोटाक्स वाली आई हुई है, मेरे तो होंठ भी ऐसे हैं जैसे नेचुरली बोटाक्स लिए हुए। क्या कह रही है? मेरे होंठ नेचुरली ऐसे है कि जैसे बोटॉक्स कराए हुए हैं। फिलर्स बोटॉक्स ही होते हैं लिप्स पे, फिलर्स। जान की टोटी, बड़ी क्यूटी सी हैं आप, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत शुक्रिया, रखे। थैंक यू सो मच जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने आपसे जाने से पहले एक सवाल पूछा जो कि माइक्रो ब्लीडिंग का है। माइक्रो ब्लीडिंग अक्सर हम आईब्रोज कम होती हैं तो वो लोग माइक्रो ब्लीडिंग कराते हैं, बट ये इन्वेसिव प्रोसीजर ही है काइंड ऑफ। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स है भी, और इसका कोई इम्प्रोवाइज वर्जन अभी तक आया हुआ है? बिकॉज माइक्रो ब्लीडिंग से पता चल जाता है कि माइक्रो ब्लीडिंग हुई हुई है, उसका ये छोटा सा ड्रॉप। माइक्रो ब्लीडिंग के साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल है। बेसिकली हम टैटू कर रहे हैं ना, इट्स सॉर्ट ऑफ टैटू है जो हम उसको कर रहे हैं स्किन में। एट टाइम्स खवातीन होती हैं, उनका फिर दिल भर भी जाता है कि बस अब बहुत हो गया। और थोड़ा सा अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट इज़ हराम कैटेगरी में भी आ जाता है, बिकॉज उससे फिर नमाज का मैं वो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि वो फिर आपको इट्स अ टैटू है ना, टैटू फॉर्म में है। इसका कोई इम्प्रोवाइज वर्जन आया है? मेरी तो अलहमदुलिल्लाह बहुत शायद नहीं, इसमें फिर ये कि कुछ खवातीन जैसे हमारे पास आती हैं कि उन्होंने टैटू किया, स्पेशली ईरान जाके लोग बहुत करवा रहे हैं, वहाँ बड़ा ट्रेंड में बहुत से पेशेंट्स आती हैं ईरान, अफगानिस्तान, वहाँ से टैटू उनका है भी बड़ा मज़े का। फिर उनको होता है कि अब हमें ये ख़त्म करवाना है, फिर हम उनकी क्यू स्टिचिंग और पीको लेज़र के थ्रू ख़त्म करते हैं, लेकिन वो आई डोंट नो वो वाला क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो जाता ही नहीं है उनका कलर। ठीक है, आप आ जाए, हम किचन में जरूर जाएंगे, किचन की तरफ आ जाए। आप क्या बना लेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे, हम आपको देंगे कुछ चीज़ और आप आ जाए। डॉक्टर रूज, आप क्या बना सकेंगे आप लोग? पास्ता तो कुछ नहीं बना, बिरयानी 10 मिनट में। मैगी, शी कैन कुक, ये अच्छा कुक करती हैं, लेकिन वो कंपटीशन देती है आपको। जब जैसे दरवाजे से एंटर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। किस दरवाजे से एंटर? देसी घी की। अच्छा, स्टूडियो के दरवाजे से देसी घी की। देसी घी का तड़का लगाया। दो मिनट पकड़ो। ये आज पकड़ सकते हैं, ये काफी। और क्या क्या किया आपने ज़ैनब इसके साथ? अच्छा, इस तरह से था कि ये साग सरसों का था, इसके अंदर मुझे लगता है पालक भी थी, क्योंकि मुझे उसका टेक्सचर फील हुआ। हाँ, अच्छा, इसके अंदर मैं रेसिपी बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने किया। अच्छा, तड़का जो है ना प्याज लहसुन का मैंने लगाया देसी घी में, और लास्ट में मैंने ना ये किया है कि जो धड़ा मिर्च होती है वो मैंने इसके अंदर डाल दी लास्ट में, बिल्कुल बस हो गया, काफ़ी है। अच्छा, मैं इसकी रेसिपी जो है ना ये इस तरह से अब आप साग की रेसिपी बताओगी? हाँ, कि अच्छा, बॉयल हुआ हुआ जो है वो साग हो। अच्छा, बॉयल जब होता है ना साग, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो है सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं, लहसुन भी साबुत डाल देते हैं, और जितने भी साग पालक मेथी अगर डालना चाहे तो डाल के इसको बॉयल कर लेते हैं, फिर इसको ठंडा करते हैं। और फिर जो प्रोसीजर है ज़्यादातर हमारे घर में तो डिफरेंट बनता है, लेकिन इम्तियाज़ की जो रेसिपी मैं वो बता देती हूँ कि एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, उसको मैंने देसी घी में
ब्राउन कर लिया और उसके बाद फिर टमाटर डाल दिए और फिर मैंने ये किया कि 1 चमचा मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दिया था, ठीक है, ताकि उसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये इम्तियाज़ की रेसिपी है? ये इम्तियाज़ की रेसिपी है। इसमें सॉल्ट जो है 1/2 टेबल स्पून या टीस्पून आप ऐड कर दें। लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच जाएगा और ज़ीरा पाउडर भी इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा। बहुत अच्छे से इसको आपने पका लेना है और जैसे ही आप देखें कि फिर उसके बाद साग डालें और जैसे आप देखें कि आप साग अच्छा अंदर से मैशी हो गया, घोट लें आप बहुत अच्छे से। फिर आपने तड़का लगाना है, वो भी देसी घी का। उसमें प्याज भी आप चॉप करके डाल सकते हैं और आप अगर प्याज ना डालें तो सिर्फ लहसुन स्लाइस किया हुआ वो डालें, सब्ज़ मिर्चें डालें और धड़ा मिर्च लास्ट में, जब प्याज लहसुन ब्राउन हो जाए तब आप लास्ट में धड़ा मिर्च डाल के तड़का लगाएं। अच्छा, साग में सबसे वाइट चीज़ जो मैंने देखी है ऐड ऑन एक आलू होता है जो हम डाल लेते हैं साग में, हम डाल लेते हैं, हम आलू डालते हैं, पालक आलू। हाँ, पालक आलू हम डाल लेते हैं। इसमें क्या कोई और चीज डल सकती है कि चिकन और गोश्त भी बड़ा गोश्त भी डल सकता है? तो वो बॉईल करके डालना है, ये वो सालन की तरह ही इसके साथ पकाना है? नहीं, वो बॉईल होगा। अगर तो गोश्त डाल रहे हैं तो वो बॉईल करके डालेंगे, सेम ही प्रोसीजर होगा जो मैंने बताया। उसका मसाला वो चूस लेगा, वो तो हो लेगा, लेकिन बॉईल करके ताकि वो गल जाए। बिल्कुल। और चिकन आपने उसी वक्त डालना है, जैसे जब प्याज टमाटर का मसाला बन जाएगा फिर आपने चिकन डालना है। चिकन गल गया तो फिर आपने साग डाल देना। लेकिन साग जो है वो एक अलग चीज़ है, वो एक डिश का नाम है। जिस तरह चिकन की बहुत सारी डिशेस होती हैं, जो आप कढ़ाई होती है, चिकन जिंजर होता है, गार्लिक, इस तरह से जो जिसके अंदर चिकन डलता है उसको साग नहीं कहते, उसको आप गंदले गोश्त कहते हैं, पालक गोश्त कहते हैं, उसको साग नहीं। ये जो है ये सरसों का साग जो है वो डिफरेंट चीज है। सरसों के साग के साथ भी लोग चिकन खाते हैं। अच्छा, मक्खन भी, हाँ शी इज राइट। अच्छा, मक्खन भी जो है, मक्खन भी बड़ा यूज होता है सरसों के साग में। जब गरम गरम हो तो आप उसमें डाल दें। मकई की रोटी आप उसके साथ खा लें। आपने खाई है कभी मकई की रोटी? जी बिल्कुल। आप साग खाते हैं? आप यस। आप हैं इतने गाँव टाइप? कहाँ से गाँव, कौन सा? मैं सवाबी पठान। पठान। आप भी सब हैं? That is a coincidence. All right, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका, हलीमा का और दोनों बहनों का जो इम्तियाज़, मुझे पता है मैंने जोक मारा था अपनी तरफ से जो आपको हंसी नहीं आई, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द। आपसे यही कहेंगे कि आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा।